सो वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम कवर करेंगे थर्मोडायनेमिक्स को, एंड एक ही वीडियो होगा जहाँ पे आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगा। क्लियर। नाउ देखिए, अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें, 6 मार्क्स यहाँ पे इस चैप्टर में दिए जाते हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बोलिए ज़ेरोथ लॉ क्या होता है एंड डिफाइन करिए टेम्परेचर को, डिफ्रेंशिएट करिए पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन को, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस को डिफाइन करिए। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रोसेसेस हमारे पास जो हैं इनको आप क्या करिए, या फिर प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास होती हैं इनको डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का क्लियर मैथमेटिकल फॉर्म में, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, कार्नोट इंजन क्या होता है, क्लियर। देन न्यूमेरिकल्स ऑन हीट इंजन एंड कार्नोट इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली देखे जाते हैं। क्लियर। नाउ देखिए, अगर आप अपने सिलेबस पे जाओगे वहाँ पे अब की बार ये सब चीज़ें मेंशन नहीं की गई हैं, कार्नोट इंजन, हीट इंजन वगैरह, बट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेंशन किया गया है। सो इसका मतलब ये है क्योंकि सेकंड लॉ बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का ये किसके ऊपर बात करता है, ये इन्हीं के ऊपर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, इन्हीं के ऊपर बात करता है। सो इसीलिए ये हमें पढ़ने हैं। क्लियर। नाउ देखिए, लास्ट जो लेक्चर हुआ था हमारा, क्लियर, वहाँ पे पहले 2 मिनट्स नहीं आए थे। क्लियर। वहाँ पे हमने स्टार्ट किया था आइडियल फ्लूइड से ही, बट बेसिकली 1-2 मिनट इंट्रोडक्टिव मिनट्स वहाँ पे नहीं आए। सो ये जो क्वेश्चन थे इनको हमने वहाँ पे कराया। क्लियर। एंड यही वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर। लास्ट लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट 5 to 8 ईयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन या फिर पूछे गए क्वेश्चन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो लास्ट लेक्चर था वहाँ से आप इनको कोरिलेट करोगे। क्लियर कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली वहाँ पे मैंने इनको मेंशन किया था, बट लेक्चर में टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, 1-2 मिनट्स वीडियो में नहीं आए। क्लियर। रेस्ट बेसिकली मैंने आइडियल फ्लूइड से ही लेक्चर को स्टार्ट किया था। क्लियर। नाउ देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे, बिफोर गोइंग इनटू थर्मोडायनेमिक्स यू शुड बी नोइंग अबाउट कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। क्लियर। सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। नाउ देखिए, बेसिकली जो सिस्टम हमारे पास होता है इट इज़ सिंपली रीजन इन स्पेस अपॉन विच आवर स्टडीज फोकस्ड, यानी कि वो रीजन हमारा, क्लियर, वो रीजन हमारा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे लेट, ये जो मैं आपको रेड से शो कर रहा हूँ, दिस इज आवर सिस्टम। क्लियर। ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे। क्लियर। ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे। क्लियर। ये क्या है, हमारा सिस्टम यहाँ पे। एंड ये इसके बाहर जो भी मैंने बाकी चीज़ रखी है, दिस इज सराउंडिंग। क्लियर। ये हमारी सराउंडिंग है यहाँ पे। क्लियर। एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग को जो बीच में सेपरेट कर रहा है इसको हम बोलते हैं बाउंड्री लाइन। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक टायर हमारे पास है, बेसिकली मैंने यहाँ पे एक टायर को बनाया। क्लियर। टायर के अंदर, क्लियर, जितनी भी चीज़ें होंगी, क्लियर, वो हमारा सिस्टम कहलाएगा। क्लियर। यानी कि अगर हम टायर को स्टडी करें सो उसका जो अंदर वाला पोर्शन होगा वो उस टाइम हमारा सिस्टम कहलाएगा। एंड टायर के रेस्पेक्ट में बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। क्लियर। एंड बेसिकली यू मस्ट बी नोइंग जो थर्मोडायनेमिक्स होता है हमारे पास, दिस इज़ द टॉपिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर इसको बोल सकते हो कि दिस इज़ द सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है। क्लियर। सो सराउंडिंग सिस्टम समझ में आया होगा। क्लियर। सो सराउंडिंग हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल, एनीथिंग एक्सटर्नल टू दी सिस्टम इज यूनिवर्स, वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिकली सराउंडिंग कहलाएगा। क्लियर। यानी कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं किसको छोड़ के, सिस्टम को छोड़ के, वो हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। क्लियर। एंड वो चीज़ जो सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करेगा वो हमारी बाउंड्री लाइन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरा सिस्टम, क्लियर, ये मेरा सिस्टम, एंड ये जो आपको यहाँ से ग्रीन कलर से शो हो रहा है ये हमारी बाउंड्री लाइन, एंड बाहर जो भी आपको फिर दिख रहा है वो हमारी सराउंडिंग होगी। क्लियर। वो हमारी सराउंडिंग होगी। नाउ हमारे पास जनरली 3 टाइप से सिस्टम होते हैं। मे बी एक एक मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड। क्लियर। अच्छा, क्लोज्ड सिस्टम इनको हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेस ऑफ मास ट्रांसफर एंड एनर्जी ट्रांसफर। जो क्लोज्ड सिस्टम हमारे पास होता है इसमें ना आपको मास ट्रांसफ़र नहीं देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। ओपन सिस्टम में दोनों का ट्रांसफ़र होता है, मास ट्रांसफ़र एज वेल एज एनर्जी ट्रांसफ़र। आइसोलेटेड सिस्टम में आपको नीदर मास ट्रांसफ़र दिखेगा नॉर आपको एनर्जी ट्रांसफ़र दिखेगा। एंड यहाँ से आप एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हो, स्पेशली अगर हमारे पास वेल इंसुलेटेड थर्मल फ्लास्क होगी, क्लियर, आपके घर में भी होगी, वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर। आइसोलेटेड सिस्टम जहाँ पे मास एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होता है। क्लियर। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, टर्बाइंस हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज़ होते हैं। देन
एक बैलून की अगर मैं बात करूं वो आपका क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। सो यहाँ से आप एक एक मार्क का क्वेश्चन याद रख सकते हो। नाउ बेसिकली यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज टेम्परेचर। बट बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम सराउंडिंग ये सब चीज़ें हैं क्या। नाउ अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, क्लियर, टेम्परेचर को आप बेसिकली कैसे डिफाइन करते हो। टेम्परेचर को हमेशा आप डिफाइन करते हो विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, क्लियर, यानी कि जब भी आप टेम्परेचर को डिफाइन करोगे, क्योंकि जो टेम्परेचर हमारे पास है इट इज़ अ रिलेटिव टर्म, क्लियर, जो टेम्परेचर होता है हमारा ये रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म मतलब यू डिफाइन इट विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करते हो। क्लियर, रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं लद्दाख में हूँ, कहाँ पे हूँ, लद्दाख में, फॉर एग्जांपल, एंड लेट मेरा, यू ऑल नो दैट लद्दाख की अगर मैं बात करूं, क्लियर, लद्दाख की अगर मैं बात करूं, लद्दाख में फॉर एग्जांपल -20 डिग्री सेल्सियस या फिर 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्लियर, -20 या फिर 10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम लूँ, ये जहाँ पे मुझे स्टडी करनी है, क्लियर, अगर मैंने ये सिस्टम लिया अंदर, क्लियर, अंदर क्या मैंने लिया, सिस्टम, क्लियर, एंड लेट मेरा जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है इट इज़ +10 डिग्री सेल्सियस। कितना, +10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मेरा जो सिस्टम है इसका जो टेम्परेचर है या फिर इट इज़ टूवर्ड्स हॉटनेस। क्लियर, सो मैंने कैसे डिफाइन किया कि मेरे सिस्टम के अंदर हॉटनेस है। क्लियर, क्योंकि मेरी जो सराउंडिंग है, क्लियर, मेरी जो सराउंडिंग है उसमें कितना टेम्परेचर है, -20 डिग्री सेल्सियस। सो मैंने इसको यहाँ से इसके साथ कंपेयर किया। देयरफॉर जो टेम्परेचर हमारे पास होती है इट इज़ ए रिलेटिव टर्म, यू डिफाइन इट विद रेस्पेक्ट टू समथिंग, यानी कि रेफरेंस या फिर डेटम के हिसाब से हम इसको डिफाइन करते हैं। क्लियर, सो टेम्परेचर हमारे पास होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। क्लियर, सो बाहर मैं बोलूँगा, बाहर मेरे पास है कोल्डनेस, अंदर मेरे पास क्या है, हॉटनेस। क्लियर, सो इट इज़ ए रिलेटिव टर्म। नाउ देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम, क्लियर, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। क्लियर, यू ऑल नो दैट जो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होता है या फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बॉडी ए एंड बॉडी बी है। क्लियर, बॉडी ए एंड बॉडी बी, एंड ये आपस में कांटेक्ट में है। एंड बॉडी ए जो मेरे पास है इसका जो टेम्परेचर है इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। एंड जब बॉडी बी इसके कांटेक्ट में आई, एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट बॉडी बी का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, यहाँ से हीट फ्लो होगी एंड हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कि बॉडी ए टू बॉडी बी, यहाँ पे हीट का फ्लो होगा। क्लियर, हीट का फ्लो होगा। अच्छा, तब तक जब तक दोनों बॉडीज पे इक्वल टेम्परेचर ना आ जाए। क्लियर, जब तक दोनों बॉडीज पे इक्वल टेम्परेचर ना आ जाए, फॉर एग्जांपल इसकी 100 है, इसका 0, सो इसका 90 होगा, लेट इसका 10, इसका 80 होगा, इसका 20, इसका 60 होगा, इसका 40, एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा एंड वो कंडीशन को हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम यहाँ पे अचीव हुआ। क्लियर, हमें थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है जनरली एग्जाम्स में। एंड आपके बोर्ड में जो जीरोथ लॉ है इसकी स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जाती है। नाउ देखिए जीरोथ लॉ क्या कहता है, ये कहता है अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्टम ए एंड सिस्टम बी है, एंड दीज आर इंडिविजुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए सिस्टम सी, मतलब ए मेरे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, सी के साथ। सिमिलरली बी मेरे पास थर्मल इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, यहाँ पे सी के साथ, यानी कि ए सी के साथ, बी सी के साथ। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ, अगर हमारे पास ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी इंडिविजुअली, यानी कि ए इंडिविजुअली सी के साथ, बी इंडिविजुअली सी के साथ, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए एंड बी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास ए और बी जो होंगे वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सो यहाँ पे आप स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो। क्लियर, सो इट स्टेट्स दैट इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर ए और बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन ए और बी भी आपस में क्या होंगे, ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर, या फिर ये डिफाइन करता है टेम्परेचर को जीरोथ लॉ। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है जीरोथ लॉ। सो आप हमेशा बोलोगे इट डिफाइंस द प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कहाँ से डिफाइन किया गया, टेम्परेचर को जीरोथ लॉ से डिफाइन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्लियर,
सो ये डिफाइन करता है किसको, टेम्परेचर को, एंड ये बोलता है देयर एग्जिस्ट्स ए स्केलर क्वांटिटी जिसका नाम इसने दिया टेम्परेचर, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल थर्मोडाइनमिक सिस्टम। जितने भी थर्मोडाइनमिक सिस्टम हमारे पास हैं उनकी प्रॉपर्टी ये है, एंड सच दैट इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज द ओनली कंडीशन फॉर द थर्मोडाइनमिक सिस्टम्स टू बी इन इक्विलिब्रियम या फिर टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि अगर मेरे पास टी ऑफ ए है इक्वल टू टी ऑफ बी, जैसे यहाँ पे हमने देखा टी ऑफ ए इज इक्वल टू टी ऑफ बी, यानी कि ए का टेम्परेचर बी के रेस्पेक्ट में इक्वल हुआ, सो हम बोलेंगे दिस इज द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर। एंड इसने बोला टेम्परेचर ही एक मात्र प्रॉपर्टी है कि जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर दो बॉडीज का थर्मल इक्विलिब्रियम हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। सो ये है स्टेटमेंट ऑफ ज़ीरोथला, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसने किस प्रॉपर्टी को डिफाइन किया, टेम्परेचर को डिफाइन किया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम या फिर डिफरेंट शेड करेंगे हम किसको, पाथ फंक्शन एंड यहाँ पे स्टेट फंक्शन को। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन को 2 मार्क का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। बोलिए डिफरेंशिएट करिए पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन को। क्लियर। पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन को। नाउ पाथ फंक्शन हमारे पास क्या होती है, पाथ फंक्शन नाम से ही पता चलता है, प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन दी पाथ फॉलोड। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिस्टम है, क्लियर, एंड देखिए सिस्टम में मेरे पास फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज माय फाइनल पॉइंट हियर। क्लियर। इनिशियल पॉइंट एंड ये मेरा यहाँ पे फाइनल पॉइंट। क्लियर। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड है किसके ऊपर, नेचर ऑफ पाथ के ऊपर, यानी कि पाथ 1 के अलॉन्ग हम वर्क कर रहे हैं या फिर पाथ 2 के अलॉन्ग हम वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पाथ्स के अलॉन्ग जो हमारा वर्क डन होगा दैट विल बी डिफरेंट। या फिर अगर हमारे पास एक और पाथ है, पाथ नंबर 3, सो हमारे पास जो वर्क है, हीट है, वो तीनों पाथ्स के अलोंग अलग आ सकता है। देयरफॉर वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंडेंट होती है अपॉन दी पाथ फॉलोड वो हमारी पाथ फंक्शन कहलाती है। एग्जांपल वर्क एंड हीट। स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं, स्टेट फंक्शन जो हमारे पास है, क्लियर, स्टेट फंक्शन की अगर मैं बात करूं वो बेसिकली खाली एंड कंडीशन पे डिपेंडेंट होती है। या फिर हमारे पास एंड कंडीशन क्या है, मतलब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, या फिर इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ना कि नेचर ऑफ पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड, यानी कि पाथ फॉलोड के ऊपर वैल्यू हमारा डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स या फिर एंड कंडीशंस। क्लियर। यानी कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल हियर इज इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी। क्लियर। ये हमारी स्टेट फंक्शंस हैं। क्लियर। ये हमारी स्टेट फंक्शंस हैं। क्लियर। नाउ देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम यहाँ पे थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस के बारे में। क्लियर। सो बेसिकली हमारे पास जो वेरियस थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस हैं जनरली हम पहले पढ़ते हैं आइसोबारिक को, यानी कि हमारे पास 4 बेसिकली हैं। 1 इज आइसोबारिक प्रोसेस, दूसरा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस, थर्ड हमारे पास आइसोथर्मल, फोर्थ वन इज एडिएबैटिक प्रोसेस। क्लियर। फोर्थ वन इज एडिएबैटिक प्रोसेस। नाउ डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, अगर आपको बोलेगा व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस या फिर डिफाइन आइसोबारिक प्रोसेस, आप लिखोगे द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अपनी भाषा में लिखना क्योंकि आपको नोट मेकिंग करनी है, बस यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको दिखा रहा हूँ। क्लियर। सो आप लिखोगे, आपको बोलेगा डिफाइन करिए आइसोबारिक प्रोसेस को, सो आप बोलोगे इट इज अ प्रोसेस इन विच pressure remains constant. Define isocoric process. It is a process in which volume remains constant. Isothermal, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एडिएबैटिक प्रोसेस, इसमें आप लिखोगे हमारे पास हीट का फ्लो नहीं होता है, बेसिकली चेंज इन हीट जो हमारे पास होती है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हो हीट हमारे पास कांस्टेंट होती है किसमें, एडिएबैटिक प्रोसेस में। सो दीज आर दी डेफिनेशंस, ऐसे आप डेफिनेशंस को लिखोगे। उसके बाद इनका पीवी डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम को हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। क्लियर। इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, ये भी आप ड्रा करोगे। क्लियर। ये भी इनके लिए आप ड्रा करोगे। देखिए पीवी डायग्राम में क्या होता है, एक साइड से हमारा प्रेशर होता है एंड प्रेशर को हम लेते हैं ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड वॉल्यूम को लेते हैं हम ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एंड अगर मेरे पास क्लियर, अगर मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, सो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा एंड जो ग्राफ होगा या फिर हमारे पास जो कर्व होगी दैट विल बी पैरेलल टू
वॉल्यूम एक्सिस, या फिर दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर। सो ये हमारे पास है कर्व किसके लिए, आइसोबारिक कंडीशन के लिए। सिमिलरली आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक में हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि कर्व ऐसे जाएगी। क्लियर, कर्व ऐसे जाएगी, यानी कि दिस विल बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस। नेक्स्ट इज यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दोनों का ग्राफ आप साइमल्टेनियसली या फिर एक साथ पढ़ते हो, जिसको मैं आगे जाकर आपको डिफाइन करूंगा। क्लियर, जिसको मैं आगे जाकर आपको मेंशन करूंगा या फिर एक्सप्लेन करूंगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। कुछ बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। क्लियर, अलग से मैं दिखाऊंगा, फिलहाल आप इसको इतना नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर। सो पहले है यहाँ पे डेफिनेशन इनकी, दूसरा यहाँ पे इनके लिए इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम। क्लियर, इतना आप नोट डाउन करोगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे यहाँ पे हम हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी की। क्लियर। सो हीट क्या होती है हमारे पास, वर्क क्या होती है, एंड इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है। अगर मैं बात करूं हीट की, हीट हमारे पास सिंपली होता है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट याद रखिएगा हीट हमारे पास आती है किसके कारण, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। क्लियर, यानी कि अगर हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है किसके बिटवीन एक सिस्टम हमारे पास एंड सराउंडिंग के बीच, अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस डेवलप हो रही है, सो हमारे पास हीट पिक्चर में आती है। सो बेसिकली इट इज मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर कब, जब सिंपली याद रखिएगा जब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो सिस्टम एंड सराउंडिंग में। क्लियर। एंड हीट जो हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, इट इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर, हीट हमारे पास होती है पाथ फंक्शन एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट वर्क की अगर मैं बात करूं, क्लियर, वर्क की अगर मैं बात करूं, वर्क भी हमारे पास होता है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। सो इट इज आल्सो द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट डिफरेंस कहाँ पे है, हीट जो होती है वो ऑकर करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, बट वर्क डजंट ऑकर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर। नाउ एंड वर्क डन जो हमारे पास होता है, क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। क्लियर, इट इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। फिर आप यहां से डायग्राम बनाओगे। क्लियर। सो आप ऐसे बनाओगे, इस साइड से आप लिखोगे दिस इज पी एंड दिस इज वी, एंड जो यहाँ पे हमारा वर्क डन होगा इस कर्व के अंदर, सो दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। क्लियर, दैट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। सो अगर आपको वर्क डन निकालना हो, सो पहले इसको आप छोड़िए, इसको आप पहले नहीं लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। फिर आप यहाँ से डायग्राम को बनाओगे। क्लियर, फिर आप यहाँ से डायग्राम को बनाओगे, यहाँ से आप लिखोगे दिस इज पी, दिस इज वी, फिर आप ऐसे कर्व बनाओगे एंड यहाँ पे इसको ऐसे शेड करोगे, यानी कि इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो हमारा वर्क डन है। क्लियर, वो हमारा वर्क डन है। एंड देन आप यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे। वर्क डन के लिए हमारे पास इक्वेशन जो होती है, क्लियर, वर्क डन आप लिख सकते हो, इट इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू, और हमारे पास जो वर्क डन होगा दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। क्लियर, दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ, V1 टू V2। क्लियर, या फिर V इनिशियल टू V फाइनल हमारे पास। क्लियर, V इनिशियल टू V फाइनल हमारे पास ये होती है हमारे पास इक्वेशन किसके लिए, वर्क डन के लिए। वर्क डन हमारा होता है इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, या फिर आप बोलोगे वर्क डन विल बी इक्वल टू, ऐसे लिखोगे आप, वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर पी वी डायग्राम। क्लियर, एरिया अंडर पी वी डायग्राम, या फिर आप लिखोगे एरिया अंडर पी वी करूँ। क्लियर, एरिया अंडर पी वी करूँ। सो ऐसे आप तीन इक्वेशन को यहाँ पे याद रखोगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। क्लियर। सो वर्क डन हमारे पास होता है बेसिकली एरिया अंडर पी वी डायग्राम। एंड मैंने हमेशा आपको बोला है स्टार्टिंग से ही बोला है, ग्राफिकल ट्रीटमेंट में हमेशा मैंने दो ही चीज़ें आपको बोली हैं। ग्राफ में या तो आपको एरिया निकालना होगा या तो स्लोप निकालना होगा। एरिया कब निकालना होगा, जब तीसरी क्वांटिटी किसके बराबर होती है, दो क्वांटिटीज के मल्टीपल के बराबर। फॉर एग्जांपल जो आपके पास W है ये है किसका, P और V के मल्टीपल के बराबर। क्लियर। सो स्लोप अगर आपको निकालना होगा, क्लियर, एंड स्लोप में क्या होना चाहिए, जो आप फॉर एग्जांपल अगर आप ए को निकाल रहे हो दिस मस्ट बी इक्वल टू बी बाई सी। क्लियर, बी बाई सी, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज़ का डिवीजन हम ले रहे हैं एंड तीसरी क्वांटिटी हमें निकालनी है वो हम स्लोप से निकालेंगे। अगर हमें
एक क्वांटिटी निकालनी है, दो क्वांटिटीज का मल्टीपल आ रहा है, सो उसको हम निकालते हैं हमेशा एरिया के रेस्पेक्ट में। क्लियर, एरिया के रेस्पेक्ट में स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था। सो दीज आर दी इक्वेशंस फॉर वर्क डन। सो ये इक्वेशंस को आप नोट डाउन करिए। क्लियर, ये इक्वेशंस को आप नोट डाउन करिए। इसके बाद आप लिखेंगे जो वर्क डन हमारे पास होता है, इट इज ए पाथ फंक्शन। अगेन वर्क डन जो हमारे पास होता है ये भी पाथ फंक्शन होता है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगेन ये भी आप लिखोगे, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। इतना आप वर्क को एक्सप्लेन करोगे अपने एग्जाम में। क्लियर, अपने एग्जाम में। नेक्स्ट इज यहाँ पे इंटरनल एनर्जी। वर्क डन के ऊपर जनरली न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछा भी गया सिंपल न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। क्लियर, पी का वैल्यू आपको दिया जाएगा। क्लियर, पी का वैल्यू आपको दिया जाएगा, बट वो आपको दिया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वी। क्लियर, एंड V1 एंड V2 जो लिमिट्स होंगे वो भी आपको दिए जाएंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट इज इंटरनल एनर्जी। क्लियर, अब इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई सिस्टम। क्लियर, मेरे पास है कोई सिस्टम यहाँ पे। क्लियर, मेरे पास है कोई सिस्टम यहाँ पे। अब सिस्टम के अंदर मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर पार्टिकल्स होंगे। सो एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि एक तो किसके कारण? मॉलिक्यूलर मोशन के कारण। मॉलिक्यूलर मोशन मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होगा या फिर काइनेटिक एनर्जी के कारण। एंड दूसरा मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन मतलब पोटेंशियल एनर्जी के कारण। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोजीशन के कारण। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोजीशन के कारण। क्लियर, सो दिस इज इंटरनल एनर्जी। क्लियर, इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे आप लगाएंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे लगाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। क्लियर, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, क्लियर, आप ऐसे लिखोगे द इंटरनल एनर्जी। क्लियर, इंटरनल एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। Clear, the internal energy of an ideal gas is only dependent upon टेम्परेचर। क्लियर, इट इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। क्लियर, ऐसे आप नोट डाउन करोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या? जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है, इट इज डिनोटेड बाय यू। क्लियर, इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से। एंड जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है बेसिकली इट इज फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होगी वो खाली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होगी हमारे पास। क्लियर, जो इंटरनल एनर्जी हमारे पास होगी दैट विल बी ओनली डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। बट किन के केस में? आइडियल गैस के केस में। क्लियर, आइडियल गैस के केस में। क्लियर, एंड जो हमारे पास रियल गैस होता है, रियल गैस के केस में जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी दिस विल बी डिपेंडेंट अपॉन बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ये याद रखिएगा। क्लियर, सो अगर आइडियल गैस है, आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी है, क्लियर, यू जो हमारे पास है इंटरनल एनर्जी, यू जो हमारे पास है, यू हमारे पास ओनली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। एंड अगर रियल गैस होगा हमारे पास, यू विल बी डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बेसिकली आप बोल सकते हो कि यू जो हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका आगे जाकर हम यूज़ करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा फिलहाल। क्लियर, ये हमारे पास होती है इंटरनल एनर्जी। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बेसिकली इन डिटेल में वर्क जो हमने निकाला यहाँ पे। क्लियर, वर्क जो हमने यहाँ पे निकाला, वर्क जो हमने यहाँ पे निकाला। क्लियर, हमने बोला वर्क हमारा होता है किसके बराबर? एरिया अंडर पीवी डायग्राम। एंड यहाँ पे आप लिखोगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडिएबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक के लिए वर्क डन की इक्वेशंस दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूँ, क्लियर, आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर, सो एंड ये भी याद रखिएगा जो हमारे पास, वेट ए सेकंड, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप नोट डाउन करोगे जो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास होती है। क्लियर, ये एक स्लो प्रोसेस होती है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लियर, आइसोथर्मल प्रोसेस के नीचे आप लिखोगे इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। बाकियों के कंपैरिजन में ये हमारे पास स्लो प्रोसेस होती है। नाउ यहाँ से हम वर्क डन की इक्वेशंस लिखते हैं किसके लिए? आइसोथर्मल एंड बाकी थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हमने देखा टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होगा, देयरफॉर यहाँ पे जो वर्क डन होता है, क्लियर, वर्क डन की इक्वेशन हमारे पास आती है W इज इक्वल टू nRT ln V2/V1। क्लियर, ये हमारे पास होती है वर्क डन की इक्वेशन। या फिर दूसरी भी आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर।
क्लियर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आप लिख सकते हो, क्लियर, एंड प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्स आप लिख सकते हो। जो वर्क डन हमारे पास होता है आइसोथर्मल के केस में W इज इक्वल टू nRT लिन V1/V2, क्लियर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, क्लियर, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। दिस इज दी वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर, या फिर वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास इतना होता है, क्लियर। इक्वेशंस को आप नोट डाउन करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इक्वेशंस, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एडिएबैटिक प्रोसेस की, क्लियर, एडिएबैटिक प्रोसेस, क्लियर, एडिएबैटिक प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे आप लिखेंगे भी जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस है, ऐसे आप लिखोगे जो हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, क्लियर, ये एक स्लो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, ये एक स्लो प्रोसेस होती है हमारे पास, क्लियर, स्लो प्रोसेस होती है हमारे पास। एंड डेल टी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेल टी हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्लियर, डेल टी हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डेल टी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, क्लियर, डेल टी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट होता है, अच्छे से आप देखोगे, या फिर टी आप लिखोगे कांस्टेंट होता है। नाउ एडिएबैटिक प्रोसेस, क्लियर, एडिएबैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, डेल क्यू हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्लियर, डेल क्यू हमारे पास कांस्टेंट होता है। एंड इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एडिएबैटिक प्रोसेस होती है, क्लियर, इक्वेशन ऑफ एडिएबैटिक प्रोसेस होती है, या फिर यहाँ पे भी लिखिए इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके लिए आप सिंपली यूज़ कर सकते हो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारे पास है इक्वेशन किसके लिए, क्लियर, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ, ऐसे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ एडिएबैटिक प्रोसेस, एडिएबैटिक प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में काफ़ी बार इन चीज़ों को पूछा गया है डायरेक्ट, क्लियर, इक्वेशन ऑफ एडिएबैटिक प्रोसेस। एंड हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, क्लियर, हमारे पास कुछ अलग ही नज़ारा होता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन हो गई। PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि PV पावर गामा, याद रखिएगा गामा भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, क्लियर, गामा की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। एंड यू ऑल नो दैट गामा हमारे पास बेसिकली होता है, क्लियर, CP/CV, क्लियर, गामा हमारे पास होता है CP/CV। या फिर अदर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास अदर इक्वेशन क्या बनती है, P⁻1 - गामा, क्लियर, इंटू T⁻ गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनती है किसके लिए, एडिएबैटिक के लिए, क्लियर, एडिएबैटिक के लिए। या फिर एक और इक्वेशन हमारे पास बनती है TV⁻γ-1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन तीन इक्वेशंस को आप याद रखोगे, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, क्लियर, यानी कि दीज आर दी इक्वेशंस ऑफ एडिएबैटिक प्रोसेस। PV गामा कांस्टेंट, P1 - T⁻γ कांस्टेंट। अच्छा, तीसरी TV⁻1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर, ये आप लिख के रखोगे। एंड वर्क डन की अगर मैं बात करूं, अभी तो हमें वर्क डन भी लिखना है, लिखिए साइड में, क्लियर, लिखिए साइड में। जो वर्क डन यहाँ पे हमारा होता है, इट इज इक्वल टू बेसिकली P1V1 - P2V2, इनकी डेरिवेशंस भी हमारे पास होती है, बट आपके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी, क्लियर। W हमारे पास होता है P1V1 - P2V2 अपॉन गामा-1, क्लियर। एंड अगर मैं यहाँ पे एक और टर्म्स में बात करूँ, क्लियर, अगर मैं T के टर्म्स में बात करूँ, क्लियर, हमारे पास इक्वेशन बनती है nRT1 - T2 अपॉन में गामा-1। सो दीज आर दी इक्वेशंस फॉर वर्क डन, क्लियर, दीज आर दी इक्वेशंस फॉर वर्क डन। ये हमारे पास है इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, क्लियर, इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, अच्छे से याद रखिएगा, इतनी इक्वेशंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, क्लियर। नाउ देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, हमने क्या देखा, आइसोकोरिक के केस में हमारे पास क्या था, वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट रह रहा था। एंड आपने देखा, क्लियर, आपने क्लियरली ऐसे देखा, जो हमारे पास ग्राफ बन रहा था, क्लियर, जो हमारा ग्राफ बन रहा था वो कुछ यूँ बन रहा था, दिस वाज P एंड दिस वाज V। सो V हमारा कॉन्स्टेंटली क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट था। देयरफॉर क्या आप यहाँ पे वर्क डन निकाल पाओगे, हमने देखा जो वर्क डन होता है दैट इज एरिया अंडर PV डायग्राम। अगर ये मेरे पास P है, ये मेरे पास V है, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ग्राफ ऐसे है,
या फिर मेरे पास ऐसे ग्राफ है कोई, क्लियर, मेरे पास ऐसे ग्राफ है कोई, मैं ईजिली यहाँ पे वर्क डन निकाल सकता हूँ, क्लियर। या फिर मेरे पास कोई ग्राफ ऐसा है, इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, क्लियर। अगर मेरे पास पीवी डायग्राम कोई ऐसा भी बनेगा तो मैं इजीली वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। मैं बोलूँगा इस कर्व के नीचे कितना एरिया होगा वो वर्क डन होगा, इस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा होगा वो वर्क डन होगा, इस कर्व के नीचे कितना एरिया होगा यानी कि कितना एरिया इसने लिया होगा वो वर्क डन होगा। अब बोलिए अगर हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा हो, क्या आप वर्क डन को कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं, वर्क डन विल बी ऑलवेज जीरो, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वी इज कॉन्स्टेंट। देयरफॉर आप नोट करके लिखोगे आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, वर्क डन जो होता है वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। अगर आपसे कोई रीजन बोले आप बोलोगे बिकॉज जो v होता है यहाँ पे इट इज़ कांस्टेंट, या फिर डेल्टा v आप बोल सकते हो इट इज़ कांस्टेंट, या फिर आप v भी बोल सकते हो इट इज़ कांस्टेंट हियर, क्लियर। वर्क डन हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि नो वर्क इज डन और आर बाय द गेस, यानी कि ना तो यहाँ पे वर्क डन गेस करेगा ना तो गेस के ऊपर वर्क डन होगा, हमेशा याद रखिएगा, क्लियर, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, देयरफॉर आप बोल सकते हो जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस जो होता है इट इज इन्फिनिटी, क्लियर। आप बोल सकते हो जो स्लोप होता है पीवी डायग्राम का इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस इट इज इन्फिनिटी। अपने पॉइंट्स में आप इन चीज़ों को नोट डाउन करोगे, क्लियर। सो आप इतना ही नहीं लिखोगे एग्जाम में W इज जीरो, आप लिखोगे नो वर्क इज डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, बस इतना लिखोगे आप लिखोगे व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आप लिखोगे द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, आप ऐसे नहीं लिखोगे डेल्टा वी इज कांस्टेंट, क्लियर। ये आपको बस याद कराने के लिए, क्लियर। नाउ लास्ट हमारे पास है आइसोबारिक प्रोसेस, क्लियर। आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, हमने ऑलरेडी देखा आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, क्लियर। आइसोबारिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, वो प्रोसेस जहां पे हमारा प्रेशर जो होता है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, क्लियर। प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर हमारा कांस्टेंट, एंड एवरीबडी नोज अगर प्रेशर कांस्टेंट सो ग्राफ हमारा ऐसा बनेगा पीवी डायग्राम, क्लियर। एंड इस केस में जो वर्क डन होता है, क्लियर, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन की अगर मैं बात करूँ इट विल बी सिंपली एरिया अंडर पीवी डायग्राम, क्लियर, एरिया अंडर पीवी डायग्राम। या फिर आप डायरेक्टली अब लिखोगे दिस विल बी पी इंटू, जब आप इक्वेशन का यूज़ करोगे इंटीग्रल वाली इक्वेशन का, सो आपके पास वर्क निकल के आएगा v2-1 p इंटू v2-v1, क्योंकि आपके पास लिमिट्स थी ना v1 v2, इंटीग्रल में आपने देखा, क्लियर, इंटीग्रल में आपने देखा इंटीग्रल में आपने देखा, यहाँ पे देखिए किधर गया हमारा वर्क डन, ये है इक्वेशन, ये v1 ये v2, इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन निकल के आता है इट इज़ p इंटू v2-v1। और आप इसको लिख सकते हो टेम्परेचर के टर्म्स में भी इट इज़ nRT2-T1, क्लियर, nRT2-T1 ये हमारे पास होती है वर्क डन की इक्वेशन, किस लिए? आइसोबारिक कंडीशन के लिए, क्लियर। सो नोट डाउन करोगे आप सभी चीज़ें। अच्छा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम आइसोबारिक के लिए, क्लियर, आइसोबारिक के लिए जो स्लोप होता है पीवी डायग्राम का इट इज़ जीरो, क्लियर, जो स्लोप होता है पीवी डायग्राम का इट इज़ जीरो। क्लियरली आप देख सकते हो डायग्राम ऐसी है, देयरफॉर स्लोप क्या है? स्लोप हमारा जीरो है, किसमें? आइसोबारिक में, क्लियर। एंड आइसोकोरिक में जो स्लोप हमारा होगा दैट विल बी इन्फिनिटी, क्योंकि ग्राफ आपका ऐसे बन रहा है। सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन करोगे, सभी आपके एग्जाम में एज ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं, क्लियर, क्योंकि यहाँ से 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन एंड 1 मार्क क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, क्लियर, पूछा जा सकता है। सो ये तो की हमने बात आइसोथर्मल के केस में वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन की एंड साथ ही में स्लोप वगैरह की या फिर इक्वेशन की। अच्छा, यहीं पे आप सीखोगे स्लोप भी निकालना, क्लियर, यहीं पे आप सीखोगे स्लोप किस लिए निकालना? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। सो आइसोकोरिक के लिए आपने क्या स्लोप को याद रखा? स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इज इन्फिनिटी। अच्छा, आइसोबारिक के लिए स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम इज जीरो। नाउ यहाँ पे आप निकाल सकोगे स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्लियर, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस दी ना, क्लियर, मैंने आपको बोला जो हमारे पास आइसोथर्मल कंडीशन होती है,
आइसोथर्मल में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो भाई साहब कांस्टेंट है, क्लियर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद हमने देखा इसके लिए पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इक्वेशन वैलिड होती है। एंड जब आप इस इक्वेशन में क्या करते हो, क्लियर, जब आप इस इक्वेशन में बेसिकली डिफरेंशिएशन करते हो, क्लियर, जब आप इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करते हो सो यहाँ पे आपके पास स्लोप निकल के आता है। चलिए निकालते हैं, मे बी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो हमारे पास है P इंटू वी, सो यहाँ पे हमारे पास लगेगा प्रोडक्ट रूल यू वी, क्लियर। एंड यू वी के लिए हमारे पास रूल होता है यू डिफरेंशिएशन वी प्लस वी डिफरेंशिएशन यू, क्लियर, ऐसे ही हम करते हैं ना। सो यहाँ पे चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। सो अगर मेरे पास P है, P को मैं ऐसे ही रखूँगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ V, दैट विल बी डी वी, प्लस V को ऐसे ही रखूँगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ P, दैट विल बी डी पी, दिस विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इधर से कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन हमारे पास जीरो होती है। सो यहाँ पे आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग, क्लियर, डिफरेंशिएटिंग। एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, क्लियर। बस आप अपना फोकस बनाते रहिए एंड अच्छे से अपने नोट्स यहाँ पे बनाते जाइए, क्लियर। सो यहाँ पे आप लिखोगे P इंटू डी वी प्लस जी वी डी पी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। नाउ देखिए अगर मैं यहाँ से लिखूँ सो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वी डी पी जो मेरे पास होगा दिस विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी, क्लियर, माइनस पी डी वी, और डी पी अपॉन डी वी मेरे पास होगा किसके बराबर, माइनस पी अपॉन वी के बराबर। दिस इज द स्लोप, ये हमारे पास स्लोप निकल के आया किसका, यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम का, क्योंकि एक साइड से P दूसरे साइड से V हमारे पास है। एंड डी पी बाई डी वी किसके बराबर होगा, दिस विल बी स्लोप के बराबर, डी पी बाई डी वी हमारे पास होगा स्लोप के बराबर। सो यहाँ से मैं लिखूंगा डी पी बाई डी वी इज स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम, क्लियर, दिस इज स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम किसके केस में, आइसोथर्मल के केस में, दिस इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वी। सो इसको आप नोट डाउन करेंगे, क्लियर, करिए नोट डाउन, करिए फिलहाल इतना नोट डाउन आइसोथर्मल के लिए, लिखते जाइए अच्छे से, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, क्लियर, लिखते जाइए। अच्छा, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन की अगर मैं बात करूँ, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है अगर P बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, अगर हमारा P कम होगा देयरफॉर वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, किस केस में, आइसोथर्मल के केस में। सो नोट डाउन करिए, दिस इज द स्लोप ऑफ PV डायग्राम इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंडीशन। अच्छा, आइसोबारिक के लिए स्लोप जीरो, अच्छा आइसोकोरिक के लिए स्लोप इन्फिनिटी, सभी चीज़ें याद रखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, क्लियर। नाउ एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, क्लियर, एडियाबैटिक में डेल क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्लियर। सो बट हमारे पास एक इक्वेशन थी ना, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आइए एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो आइए यहाँ पे पी वी गामा हमारे पास किसके बराबर, कॉन्स्टेंट के बराबर। सो डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्लियर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। अगेन हमारे पास u इंटू वी है, सो p इंटू वी गामा हमारे पास कॉन्स्टेंट के बराबर। सो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ये u, ये हमारा v, क्लियर, ये हमारा v। सो डिफरेंशिएशन करिए, सो हमारे पास चलिए P को हम ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ही रखेंगे, इंटू वी गामा की डिफरेंशिएशन करिए। वी गामा की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर नीचे आएगा गामा इंटू, क्लियर, यहाँ पे वी, क्लियर, पावर नीचे आएगा, क्लियर, पावर नीचे आएगा, क्लियर, फिर वी, अच्छा गामा -1 यहाँ पे, क्लियर, गामा -1 यहाँ पे इंटू डी वी, क्लियर, यानी कि डी वी की इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करनी होगी, यानी कि दिस इज सिंपली एक्स पावर एन, एंड यू ऑल नो दैट एक्स पावर एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स एन -1, कन्फ्यूज नहीं होना, क्लियर। सो अगर हमारे पास एक्स पावर एन क्या है, एन हमारे पास है गामा, सो मैंने गामा को इधर लाया, फिर वी, फिर गामा -1, बट याद रखिएगा हम इंटरनल डिफरेंशिएशन भी करते हैं। अगर हमारे पास एक्स होता है
बेसिकली एक्स की डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 होती है, इसलिए हम नहीं लिखते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास v है, मैं लिखूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ v इज dv। अदरवाइज x अगर होता, यानी कि अगर y इज फंक्शन ऑफ x, उस कंडीशन में हम x को नहीं लिखते हैं dx, हम डायरेक्टली लिखते हैं दैट इज 1। क्लियर? नाउ दिस इज नोन एज इंटरनल डिफरेंशिएशन। क्लियर? अगर मैथ का कोई बंदा होगा वो अच्छे से समझेगा। क्लियर? अच्छा, प्लस अभी भी प्लस भी करना है, सो इसको आप साइड में रख सकते हैं कि ये टर्म कहाँ से आई। क्लियर? गामा इंटू वी गामा माइनस 1 इंटू डी वी कहाँ से आया, सो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वी पावर गामा। क्लियर? इतनी हमने की डिफरेंशिएशन ऑफ वी पावर गामा। नाउ अगेन आप देखेंगे यहाँ से अब हमें क्या करना है, पी वी गामा। नाउ आपको वी गामा ऐसे ही रखना है। क्लियर? वी गामा ऐसे ही रखे इंटू डिफरेंशिएशन आप पी करिए, दैट विल बी डी पी, दिस विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर आप इसको नाउ वी गामा क्लियर इंटू डी पी यहीं पे रखोगे, बाकी टर्म्स इधर ले जाओगे, दिस विल बी माइनस पी। क्लियर? माइनस पी इंटू गामा इंटू वी गामा माइनस 1 इंटू यहाँ पे डी वी। क्लियर? इंटू यहाँ पे डी वी। क्लियर? इंटू यहाँ पे डी वी। नाउ देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या क्या होगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ दिस इज माइनस पी इंटू गामा इंटू वी पावर गामा। क्लियर? वी पावर गामा इंटू वी पावर माइनस 1 अलग से मैं लिख सकता हूँ इंटू डी वी। यानी कि ध्यान से देखिए, इस टर्म को मैंने ब्रेक किया। क्लियर? स्प्लिट किया, वी पावर गामा इंटू वी माइनस 1 में। सो होगा क्या हमारे पास, इस साइड वी पावर गामा इंटू डी पी, सो वी पावर गामा और वी पावर गामा कैंसल होगा। क्लियर? वी पावर गामा और वी पावर गामा गया। आई कैन राइट इट एज डी वी को इधर ले जाइए, ये मेरे पास बनेगा डी पी अपॉन डी वी। इस साइड मेरे पास बचेगा पी इंड माइनस, वेट ए सेकंड, गामा को बाहर ले जाइए, माइनस गामा इंटू पी। अच्छा, वी इनवर्स को क्या मैं लिख सकता हूँ 1/v। वी इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/v। समझ में आया होगा? सो ये हमारे पास नीचे आएगा, ये हमारे पास नीचे आएगा, एंड ये हमारा स्लोप यहाँ पे निकला, डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी बाई वी। क्लियर? माइनस गामा इंटू पी बाई वी। सो क्या आप बोल सकते हो स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम। क्लियर? किसके केस में आप लिखोगे स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम इन केस ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन इज इक्वल टू माइनस गामा इंटू पी बाई वी। एंड बोलिए एडियाबैटिक में क्या निकला था स्लोप, आइसोथर्मल के लिए क्या निकला था स्लोप, माइनस पी अपॉन वी। क्लियर? माइनस पी अपॉन वी। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं गामा बाहर इंटू माइनस पी अपॉन वी, क्या मैं लिख सकता हूँ, बोलिए, माइनस पी अपॉन वी किसका स्लोप ऑफ पी वी डायग्राम इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो मैं इसको लिख सकता हूँ नोट लगा के मैं लिख सकता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्लोप, या फिर डायरेक्ट अब मैं लिखूंगा एडियाबैटिक स्लोप। शॉर्टकट में याद रखिए, जो एडियाबैटिक स्लोप तो हम निकाल रहे हैं पीवी डायग्राम का, आपको सबको मालूम होगा, स्लोप आप एडियाबैटिक या फिर एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अदरवाइज लास्ट ईयर मैंने इसको नहीं पढ़ाया था, डायरेक्ट दिखाया था, इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया था। क्लियर? सो एडियाबैटिक स्लोप हमारे पास है गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप। समझ में आया होगा? क्योंकि माइनस पी इंटू वी किसके बराबर है, आइसोथर्मल स्लोप के बराबर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल एडियाबैटिक कंडीशन। सो पहले आप ये चीज़ें नोट डाउन करोगे। क्लियर? ये आपने की होगी। वर्क डन का केस आइसोथर्मल के लिए, फिर वर्क डन के बाद आप आइसोथर्मल के लिए यहाँ पे जो स्लोप है उसकी इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करोगे। फिर आप आइए किसके ऊपर, एडियाबैटिक के ऊपर इक्वेशन से आप स्टेट आप लिखोगे यहाँ पे। क्लियर? फिर वर्क डन, फिर आप लिखोगे एडियाबैटिक के लिए हमने कैसे यहाँ पे स्लोप निकाला। क्लियर? स्लोप निकाला। क्लियर? फिर ये रिलेशन आप लिखोगे इन दोनों के स्लोप के बीच। फिर आप ये भी लिखोगे यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। वीडियो को 2 बार आप देख सकते हो, पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। क्लियर? नाउ देखिए, वेट अ सेकंड, लाइट चली गई है, आई विल ऑन द इन्वर्टर। नाउ देखिए
देखिए नाउ अभी हमें इसका कंपैरिजन भी करना है। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ बनाइए एंड जनरली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर। क्लियर, ग्राफ बनाइए, दिस इज पीवी डायग्राम। क्लियर, यहाँ से पॉजिटिव पी, यहाँ से नेगेटिव पी, यहाँ से पॉजिटिव वी एंड यहाँ से नेगेटिव वी। क्लियर, यहाँ से नेगेटिव वी। खाली मैं आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। क्लियर, डिफाइन कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देखिए अगर मैं क्लियर, अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ ग्राफ, क्लियर, अगर मैं ग्राफ को ड्रा करूँ, इसको हम बोलेंगे, देखिए यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर, यहाँ से हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर, पीवी डायग्राम में आप देखिए पॉजिटिव वी है, सो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है सो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। सो ये हमारा एक्सपेंशन वाला केस है। क्लियर, ये हमारा एक्सपेंशन वाला केस है। एंड एक्सपेंशन मतलब जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। क्लियर, एंड इस साइड आइए, वॉल्यूम हमारा घट रहा है। क्लियर, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। सो जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहाँ पे। क्लियर, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, या फिर यहाँ पे कंप्रेशन हुआ। क्लियर, कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का डिक्रीज होना। क्लियर, वॉल्यूम का डिक्रीज होना। सो अगर आपको बोला जाए आइसोथर्मल एक्सपेंशन या फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन, बोलिए ग्राफ्स क्या होंगे। सो बस आपको क्या करना है, आपको ऐसे ग्राफ्स बनाने हैं। सो पहले ऐसे ग्राफ बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए, ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। क्लियर, ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे, अलग कलर से बनाना ताकि गलती नहीं होगी। ये आपने बनाया, फिर एक और कलर से आप ऐसे बनाओगे, ऐसे आप बनाओगे। नाउ देखिए इसको मैं बोलूँगा दिस इज θ1। क्लियर, इसको मैं θ1 बोलूँगा। क्लियर, θ1 बोलूँगा। क्लियर, इसको क्या मैं बोलूँगा यहाँ पे, इसको मैं θ1 बोलूँगा। क्लियर, इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, θ1। अच्छे से देखिए, क्लियर, इसको मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, θ1। नाउ देखिए पहले हम बात करेंगे इस साइड में। क्लियर, पहले हम बात करेंगे बेसिकली इस साइड में। क्लियर, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इस साइड में। देखिए अगर आप गौर से देखोगे, क्लियर, अगर आप गौर से देखोगे, वेट ए सेकंड, पहले अलग से मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर मेरे पास क्लियर, अगर मेरे पास इस कंडीशन में, क्लियर, अगर मेरे पास इस कंडीशन में, देखिए अगर मेरे पास दिस इज पी वी एंड ये हमारा कौन सा केस है, ये हमारा जब वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर, ये हमारा जब वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्लियर, वॉल्यूम हमारा जो बढ़ रहा है। क्लियर, जो हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है उस कंडीशन में। क्लियर, अगर मैं उस कंडीशन की बात करूं, क्लियर, उस कंडीशन की बात करूं, देखिए उस कंडीशन में हमारे पास कुछ ऐसे आपको करू दिया जाएगा। क्लियर, कुछ ऐसे आपको करू दिया जाएगा। एंड ये हमारे पास ये जो लाइन होगी, बोलिए ये क्या होगी, आइसोबारिक होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि देखिए प्रेशर के अलोंग क्या आ रही है, प्रेशर के अलोंग आ रही है। क्लियर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट, देयरफॉर दिस विल बी आइसोबारिक। सो ये बोलिए ये कौन सी होगी, दिस विल बी आइसोकोरिक। नीचे मैं लिखूंगा आइसोकोरिक। अब अगर आपको एक ग्राफ ऐसा दिया जाए एंड एक ग्राफ ऐसा दिया जाए, क्लियर, एक ग्राफ ऐसा दिया जाए एंड एक ऐसा दिया जाए, अभी हम इस पे आएंगे। क्लियर, अभी हम इस पे आएंगे। एंड दूसरी बार आपको जो पीवी डायग्राम दिया जाए वो कुछ इस प्रकार से दिया जाए। क्लियर, वो कुछ इस प्रकार से दिया जाए। देखिए एक ग्राफ आपको ऐसा दिया जाए एंड एक ग्राफ आपको ऐसा दिया जाए। क्लियर, एक ग्राफ आपको ऐसा दिया जाए एंड एक ग्राफ आपको ऐसा दिया जाए। देखिए अगेन आप बोलिए ये क्या होगा, दिस विल बी आइसोकोरिक। क्लियर, होगा ना, दिस विल बी आइसोबारिक। अब आपको डिफरेंशिएट करना है किन दो में, इन दो में जो आपके पास बाकी दो कर्व्स हैं। क्लियर, जो आपके पास ब्लू में बाकी दो कर्व्स हैं। क्लियर, जो आपको दिख रहे हैं। देखिए जब भी आपको ऐसे ग्राफ को पकड़ना होगा, क्लियर, जब भी आपको ऐसे ग्राफ को पकड़ना होगा, आपने क्या देखा, आपने देखा एडियाबैटिक स्लोप जो होता है इट इज़ गामा टाइम्स आइसोथर्मल स्लोप। इसका मतलब क्या, क्योंकि गामा हमारे पास होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ जो हमारे पास स्लोप होता है
एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप ज़्यादा होता है, यानी कि एडियाबैटिक स्लोप जो होता है या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में जो स्लोप होता है इट इज़ ग्रेटर देन आइसोथर्मल स्लोप। ये होता है किससे ज़्यादा, आइसोथर्मल स्लोप से ज़्यादा होता है। क्लियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसीलिए जो स्लोप होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन आइसोथर्मल। क्लियर, सो यहाँ पे देखिए अगर आपका ग्राफ ऐसे गिवन है सो बोलिए स्लोप किसका ज़्यादा है। सो इस कंडीशन में आपको स्लोप विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल नापना है। सो ये जो आपको दिख रहा है इस कर्व का जो स्लोप होगा दैट विल बी ग्रेटर, दैट विल बी ग्रेटर। सो ये हमारे पास होगी देयरफॉर एडियाबैटिक, ये हमारे पास होगी एडियाबैटिक। क्लियर, एंड जिसका स्लोप कम होगा वो हमारे पास होगी दिस विल बी आइसोथर्मल कर्व। क्लियर, इसका स्लोप आपको कम दिख रहा है, क्लियर इसका स्लोप आपको कम दिख रहा है, ये आपके पास आइसोथर्मल होगी। क्लियर, ये आपके पास आइसोथर्मल होगी। नाउ इस पे आइए, क्लियर नाउ इस पे आइए, देखिए अगेन यहाँ से आप स्लोप नापोगे, इसका स्लोप आपके पास क्या होगा, इसका स्लोप आपके पास ज़्यादा होगा। क्लियर, इसका स्लोप आपके पास ज़्यादा होगा एंड जिसका स्लोप ज़्यादा इस कंडीशन में ये एडियाबैटिक होगी। क्लियर, ये आपके पास एडियाबैटिक होगी एंड जिसका स्लोप कम, देखिए इसका स्लोप कम क्योंकि आपको स्लोप नापना है हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। सो इस कंडीशन में ये आइसोथर्मल कर्व होगी हमारे पास। एंड यहाँ पे बच्चे जनरली कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि बस आपको वो रिलेशन लेनी है एडियाबैटिक स्लोप इज इक्वल टू गामा इंटू आइसोथर्मल स्लोप, या फिर जो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है उसमें स्लोप ज़्यादा होता है ऑलवेज किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल प्रोसेस के कंपैरिजन में। सो ऐसे आप इन दो कर्व्स को क्या करोगे, पहचानोगे। क्लियर, सो यहाँ पे भी आप ड्रा कर सकते हो। अब देखिए एक ऐसे आपके पास, क्लियर एक ऐसे आपके पास एंड वेट ए सेकंड ऐसे आपके पास एक ऐसे, अच्छा ब्लैक को मैं डिनोट करूँगा एडियाबैटिक के लिए। क्लियर, सो इसको आप नाम दोगे दिस इज θ2 हियर। क्लियर, यहाँ से ये θ2, क्लियर ये θ2 यानी कि ये आपका θ1 होगा, ये आपका θ1 होगा। सो बोलिए θ1 θ2 आपको दिख रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। सो क्लियरली आप बोलोगे अब ये किसका ग्राफ होगा, ये एडियाबैटिक कंडीशन में ग्राफ होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अच्छा ये होगा हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहाँ से आइए ये हमारे पास ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, अगेन इसमें स्लोप ज़्यादा है, आपको विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल स्लोप देखना है। अगर इस साइड आए ये स्लोप इसके रेस्पेक्ट में, अगर इस साइड आए इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे। क्लियर, सो ये हमारे पास होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड दिस विल बी आइसोथर्मल कंप्रेशन। नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये तो हो गई स्लोप की बात। आगे अब हम बढ़ेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर, ये आपको समझ में आया होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसी आपको कंडीशन दी जाए, क्लियर अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाए, अगेन वर्क डन की मैं बात करूंगा। देखिए अगर आपको ऐसी कंडीशन दी जाए सो इस कंडीशन में बोलिए, अगर आपको ऐसा स्लोप दिया जाए आपको बोलेंगे वर्क डन, बोलिए किसमें ज़्यादा किसमें कम। अगर आपको स्लोप ऐसा दिया जाए सो जिसका स्लोप ज़्यादा या फिर जिसके अंडर एरिया ज़्यादा, स्लोप नहीं क्योंकि वर्क डन बेसिकली एरिया के साथ डील कर रहा है। सो अगर आपको पूछा जाए अब बोलिए इन दो केस में वर्क डन किसका ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। क्लियर, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। अगर ये केस है सो देखिए इस कंडीशन में किसका एरिया ज़्यादा होगा, आइसोबारिक का ज़्यादा एरिया होगा। सो आप लिखोगे इस कंडीशन में जो स्लोप होगा वो आइसोबारिक का होगा, आइसोबारिक विल बी ग्रेटर देन। इसके बाद देखिए ये करो आ रही है क्योंकि स्लोप मीन ये एरिया कितना आ रहा है, इसमें एरिया ज़्यादा आएगा। क्लियर, सो आइसोबारिक के केस में ज़्यादा आएगा। फिर देखिए लेट मी चेंज द कलर, आइसोथर्मल में देखिए ये करू आ रही है, इसके अंडर ज़्यादा स्लोप ये एरिया आएगा। क्लियर, इसके बाद इसके बाद आएगी आइसोथर्मल, फिर यहाँ से आएगा एडियाबैटिक, इतना एरिया इसके अंदर। सो एडियाबैटिक, सो इसके बाद आप लिखोगे इस कंडीशन में एडियाबैटिक। ये वाली कंडीशन पे आइए, यहाँ पे बोलिए
जो वर्क डन होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? सो आप बोलिए वर्क डन। सो आइसोकोरिक जो होगा दोनों केस में, यहाँ पे अगेन जो आइसोकोरिक होगा उसमें वर्क डन 0 होगा, और आइसोकोरिक में हमेशा वर्क डन 0। इसमें आइए इस कंडीशन में क्या होगा? बोलिए वर्क डन किसका ज़्यादा? देखिए अगर आप ग्राफ्स को देखोगे, एक ग्राफ ऐसे है सो वर्क डन 0, दूसरा ग्राफ हमारे पास ऐसे है सो इसका ज़्यादा, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया आएगा इसके अंडर। दूसरा करूँ हमारे पास ऐसे आइसोथर्मल वाला, इसमें इससे थोड़ा कम आएगा, क्लियर। फिर आइसोबारिक अगर आप देखोगे उसमें यहाँ पे अगेन वर्क डन सबसे लीस्ट होगा। सो इस कंडीशन में आप बोलोगे वर्क डन जो होगा एडिएबैटिक कंडीशन में ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? आइसोथर्मल के कंपैरिजन में। देन यहाँ पे एडिएबैटिक के देन आइसोबारिक के कंडीशन में, आइसोबारिक। समझ में आया होगा। सो अगर आपको ऐसे दो कर्व्स दी जाए ना एंड आपको बोला जाए पहचानिए वर्क या फिर वर्क का ऑर्डर बोलिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो इस कंडीशन में याद रखिएगा आइसोबारिक, क्योंकि यहाँ पे करू है हमारे पास, क्लियर, यहाँ पे करू हमारे पास है सो वर्क डन ज़्यादा। उसके बाद देखिए आइसोथर्मल, उसके बाद एडिएबैटिक। यहाँ पे इस ग्राफ में आइए, क्लियर, कौन ऊपर है? जो ऊपर होगा ज़्यादा, क्लियर, जो ज़्यादा ऊपर होगा। सो ऊपर एडिएबैटिक, उसके बाद आइसोथर्मल, उसके बाद नीचे आइसोबारिक। एंड वर्टिकल एक्सिस में हमेशा वर्क डन जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। साइकिलिक प्रोसेस। साइकिलिक प्रोसेस हमारे पास क्या होती है? साइकिलिक प्रोसेस हमारे पास वो प्रोसेस होती है जहाँ पे सिस्टम जो होता है वो रिटर्न करता है सिंपली टू इनिशियल स्टेट, क्लियर। यानी कि अगर ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल, सो पहले इनिशियल टू फाइनल स्टेट हमारे पास जो सिस्टम रन कर रहा है वो इनिशियल टू फाइनल कर रहा है, फिर वापस से फाइनल टू इनिशियल कर रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली एक साइकिल सा क्रिएट हो जाता है। सो ये हमारे पास होती है साइकिलिक प्रोसेस। एंड वर्क डन इन साइकिलिक प्रोसेस इक्वल टू अगेन एरिया अंडर दिस साइकिल, यानी कि कितना एरिया हमारे पास है साइकिल के अंडर वो एरिया हमें निकालना होता है, क्लियर। देन इस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर, यानी कि डेल्टा यू हमारे पास जो होता है वो 0 होता है साइकिलिक प्रोसेस के लिए, क्लियर। एंड साइकिलिक प्रोसेस में जो टोटल हीट एब्जॉर्बड होती है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, क्लियर, यानी कि जो टोटल हीट एब्जॉर्बड होगी वो किसके बराबर होगी? वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आप साइकिलिक प्रोसेस के लिए नोट डाउन करोगे यहाँ से, क्लियर। साइकिलिक प्रोसेस के लिए आप ये चीज़ें यहाँ से नोट डाउन करोगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स की, क्लियर। नाउ देखिए थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स, ये हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़, यानी कि लार्जर लेवल पे, क्लियर, माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ जो बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम को क्या करती हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती हैं, क्लियर। यानी कि ये हमारे पास वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करती हैं, क्लियर। अच्छा, नाउ देखिए जो वैल्यू होता है इसका, क्लियर, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल इसका बेसिकली ये होता है पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट, ना कि पाथ डिपेंडेंट, क्लियर। यानी कि पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ना कि पाथ डिपेंडेंट, क्लियर। एग्जाम्पल्स आर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्लियर। एंड ये याद रखिएगा जो हमारे पास हीट एंड वर्क होता है दे आर नॉट थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स, वो हमारे पास थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स नहीं होती हैं। कौन? हीट एंड वर्क। नाउ जो थर्मोडाइनमिक स्टेट वेरिएबल्स होती हैं उनको आप फर्दर दो कैटेगरीज में यहाँ पे क्या कर सकते हो? दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्लियर। कौन? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास अमाउंट ऑफ मैटर मतलब मैस एंड साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, क्लियर। मैस एंड साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैस और साइज पे डिपेंडेंट होती है। यानी कि अगर आपने सिस्टम का मैस चेंज किया, साइज चेंज किया, इनमें चेंज आएगी, क्लियर। यानी कि ये वहाँ पे डिफाइन होगी, क्लियर। अच्छा, ये अगर आपने मैस चेंज किया, साइज चेंज किया, इनमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, बस आपको सिंपली याद रखना है ऐसे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, सिंपल भाषा में, मेरे पास अगर कोई रूम है यहाँ पे, क्लियर, ये कोई रूम है एंड मैंने इस रूम को क्या किया एंड इनिशियली ऐसे मेरे पास रूम था, क्लियर। एंड रूम में मेरे पास क्या क्या कंडीशन हैं देखिए, कैसे आप याद रखोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव हमारे पास, क्लियर। कौन सी इंटेंसिव है एंड कौन सी हमारे पास एक्सटेंसिव है। देखिए ये रूम जो है इसका कुछ मैस होगा, क्लियर, इसका कुछ मैस होगा, क्लियर। लेट ये एम हमारे पास है। अच्छा, इसकी कुछ वॉल्यूम होगी एंड लेट ये मेरे पास वी है, अच्छे से समझिए, क्लियर। ये मेरे पास वी है, इसका लेट इसमें जो टेम्परेचर है इट इज़ टी, क्लियर, टेम्परेचर टी है इस रूम में। एंड इस रूम की जो डेंसिटी है इट इज़ रो,
क्लियर, डेंसिटी कितनी रो, एंड इस रूम का जो प्रेशर मेरे पास है इट इज़ पी, क्लियर, एंड सिमिलरली जो एनर्जी मेरे पास है यहाँ पे, क्लियर, इस रूम की इट इज़ यू, क्लियर, इट इज़ यू। अब मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने डिवाइड किया, इसी रूम को मैंने डिवाइड किया, क्लियर, इसी को मैंने डिवाइड किया फर्दर 2 रूम उसमें, क्लियर, फर्दर 2 रूम उसमें, क्लियर। ये मेरे पास एक रूम था, अब मैंने इसको 1 डैश एंड 2 डैश में डिवाइड किया, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ बैरियर सा लगाया या फिर पार्टीशन सा लगाया। आप बोलिए मैथ्स में क्या होगा, मैथ्स डिवाइड होगा या नहीं होगा, क्लियर, क्या मैथ्स डिवाइड होगा, बिल्कुल मैथ्स में क्या होगा, अब की बार मैथ्स में m/2 होगा, क्लियर, यानी कि डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल हाफ मैंने इनको किया, बोलिए वॉल्यूम चेंज होगा, जी हाँ वॉल्यूम चेंज होगा इसमें v/2। क्या टेम्परेचर चेंज होगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, सो मैंने रूम्स को डिवाइड किया, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, क्या इसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, क्लियर, क्या इसके कारण टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होगा, नहीं, सो टेम्परेचर हमारा T ही रहेगा, क्लियर। बोलिए क्या डेंसिटी चेंज होगी, कोई बोलेगा हाँ अगर मास चेंज हुआ या फिर वॉल्यूम, नहीं डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इट इज़ द रेशियो ऑफ m/v। अगर m भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, सो देयर विल बी नो चेंज। फॉर एग्जांपल दिस विल बी m/2 एंड v/2, सो 2 और 2 गया, दिस विल बी अगेन m/v, सो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। बोलिए क्या प्रेशर चेंज होगा, नहीं, प्रेशर जो इनिशियली था वही रहेगा हमारा, क्लियर। क्या एनर्जी चेंज होगी, जी हाँ, एनर्जी के लिए हमारे पास इक्वेशन है mc² इज प्रोपोर्शनल टू m, अगर m चेंज हो रहा है एनर्जी चेंज होगी, देयरफॉर एनर्जी हमारे पास क्या है, एनर्जी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसे आपको समझ में आया, या फिर ऐसे आप याद रखोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास इंटेंसिव है या फिर कौन सी एक्सटेंसिव है, क्योंकि यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्लियर। सो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी, दिस आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। देन हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, डेंसिटी होती है, दीज आर इंटेंसिव, एंड ये हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब अमाउंट ऑफ मैटर, मैस एंड साइज पे डिपेंड, मैस आपने चेंज किया ये चेंज होगा, साइज आपने चेंज किया ये चेंज होगी हमारे पास, क्लियर, ऐसे आप याद रखोगे, क्लियर। सो इंटेंसिव में आप फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ को एडॉप्ट कर सकते हो इंटेंसिव में, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, क्लियर, स्पेसिफिक हीट अगर आप लिखना चाहो, फर्दर एग्जाम्पल्स, मोलर हीट कैपेसिटी, पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में, मोलर हीट कैपेसिटी थर्मोडायनेमिक्स में। देन सरफेस टेंशन, हमारा सरफेस टेंशन इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। देन विस्कोसिटी अगेन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सब क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, क्लियर। ये टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है देयरफॉर ये चीज़ें हमारे पास चेंज नहीं होंगी, क्लियर। सो यहाँ पे आप याद रख सकते हो फ्री एनर्जी वगैरह, क्लियर, याद होगा, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, वो सभी हमारे पास क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, क्लियर। इंथैल्पी हमारे पास, क्लियर, डेल्टा एच नहीं आप एच लिखोगे, क्लियर, क्योंकि डेल्टा एच होगा चेंज इन इंथैल्पी, या फिर फ्री एनर्जी हमारे पास, क्लियर, या फिर एंट्रोपी हमारे पास, ये सभी क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो इनको आप नोट डाउन करोगे एंड यहाँ से फर्दर एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हो एंड इसमें भी ये आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखिए फर्स्ट लॉ सिंपली क्या कहता है, सिंपल भाषा में, क्लियर, इन नटशल, सिंपल भाषा में फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है, क्लियर, फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है। देखिए फर्स्ट लॉ सिंपली कहता है, फर्स्ट लॉ जो हमारा है ये कहता है अगर आपके पास एक सिस्टम है, क्लियर, अगर आपके पास एक सिस्टम है, क्लियर, आपके पास क्या है, सिस्टम है, एंड आप सिस्टम को दे रहे हो डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट आप सिस्टम को दे रहे हो। सो होगा क्या, इसमें बेसिकली सारी की सारी हीट जो आप दे रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 10 जूल्स ऑफ हीट दे रहे हो सिस्टम को, सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें से कुछ पार्ट पहले आपको किस में लगेगा, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पहले आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ानी होगी, क्लियर, आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ानी होगी। लेट इसमें आपको 2 जूल ऑफ एनर्जी खर्च हुई है या फिर 2 जूल ऑफ हीट खर्च हुई है, एंड बाकी जो आपको लगेगा वो आपको सिस्टम को वर्क डन कराने में लगेगा, क्लियर। बाकी आपका किस पे स्पेंड होगा, वर्क डन के ऊपर, यानी कि रेस्ट 8 जूल विल बी स्पेंड ऑन वर्क डन। सो ये है सिंपल भाषा किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। देयरफॉर ये किसके आधार पे है, देयरफॉर दिस विल बी ऑन
बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कंजर्व हो रही है, आप दे रहे थे 10 जूल एंड यहाँ से बेसिकली 10 जूल ही आपको वापस में मिल रहा है 8+2, क्लियर 8+2। सो एनर्जी यहाँ पे कंजर्व हो रही है एंड इसके लिए जो हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन है डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, इट इज़ डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, यानी कि आपने कितना दिया 10 जूल, क्लियर, इसमें से कितना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में आपका लगा 2 जूल खर्च हुआ, बाकी रेस्ट आपको वर्क डन कराने में लगा यहाँ पे, क्लियर। सो ये है स्टेटमेंट किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, क्लियर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। नाउ देखिए यहीं पे एग्जामिनर नहीं रुकता है, अब एग्जामिनर आपसे पूछेगा बोलिए आइसोथर्मल कंडीशन के केस में या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप बोलोगे हाँ हम लिखेंगे, आप बोलोगे हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ सिंपली कहता है डेल क्यू हमारे पास है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, बट आप लिखोगे, क्लियर, बट आप लिखोगे, क्या लिखोगे, बट वी नो दैट हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज़ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, क्लियर, ये हमारे पास होती है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इन आइसोथर्मल, फिर आप लिखोगे आइसोथर्मल कंडीशन या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, इन आइसोथर्मल प्रोसेस कामा जो हमारे पास टी होता है इट इज़ कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट देयरफॉर आप बोलोगे एग्जामिनर को यू हमारा कांस्टेंट होगा, इनकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट डेल्टा यू देयरफॉर जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, दिस विल बी जीरो, देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर इसको आप नाम दोगे 1, देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम 1, क्लियर, फ्रॉम 1 जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा, डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, क्लियर। सो आइसोथर्मल कंडीशन में जितना आपके पास चेंज इन हीट आ रहा है वो बेसिकली किसके बराबर है, चेंज इन वर्क डन के बराबर, क्लियर, चेंज इन वर्क डन के बराबर यहाँ पे, क्लियर, या फिर जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने स्पेंड किया वो सारा का सारा किस में खर्च हो जाएगा, वर्क डन में, क्लियर। सो ये आप याद रखोगे, ये इक्वेशन किसके लिए, ये आपके पास इक्वेशन है आइसोथर्मल के लिए, कौन सी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, दिस इज इन जनरल, ये जनरल के लिए, बट अगर आपको सेपरेट पूछे आइसोथर्मल एडिएबैटिक आइसोकोरी लिए, सो आइसोथर्मल के लिए डेल क्यू कितना, डेल डब्ल्यू, क्लियर, ये तो हो गया आइसोथर्मल। अभी हमें बाकी भी देखने हैं, अब हम देखेंगे किसका, एडिएबैटिक का, दूसरा देखेंगे एडिएबैटिक का, एडिएबैटिक प्रोसेस। नाउ देखिए एडिएबैटिक में, क्लियर, एडिएबैटिक में यू ऑल नो दैट हमारे पास Q जो होता है Q इज कांस्टेंट, देयरफॉर मैं बोलूँगा डेल Q हमारा जीरो होगा, क्लियर, डेल Q हमारा जीरो होगा, देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ, क्लियर, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास जो डेल क्यू है इट इज़ इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, अगर डेल क्यू हमारा आप लिखोगे जीरो इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू यहाँ पे, और आप लिखोगे जो आपका डेल डब्ल्यू होगा वो होगा माइनस टाइम्स डेल यू, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसके लिए, यहाँ पे एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए, क्लियर, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, नोट डाउन करिए, समझ में आ रहा होगा, दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल यहाँ पे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे आइसोकोरिक, क्लियर, आइसोकोरिक के लिए देखिए आइसोकोरिक, जब आप आइसोकोरिक में जाओगे, आइसोकोरिक में हमने देखा जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज ऑलवेज जीरो, क्लियर, सो डेल्टा डब्ल्यू हमारा जो है इट इज़ ऑलवेज जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक में यहाँ से आप इक्वेशन को डिराइव करोगे, पीवी डायग्राम में आपका जो कर्व आ रहा है, क्लियर, दैट इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सीज, देयरफॉर यहाँ पे बेसिकली वी कांस्टेंट है, इसके कारण डेल डब्ल्यू हमारा जीरो देखा था हमने, क्लियर। सो आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, आप लिखोगे डेल डब्ल्यू हमारा ऊपर किसके बराबर, जीरो के बराबर, आप लिखोगे डेल क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो डेल यू के बराबर होगा, क्लियर, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू, किसमें, आइसोकोरिक में, क्लियर, अच्छे से नोट्स बनाइए। फोर्थ देखिए इतना टाइम आपके पास है, फिर कुछ बच्चे आते हैं सर नोट्स दीजिए, PDF दीजिए, अरे भाई साहब हमारे और भी कुछ काम होते हैं, आप खुद से नोट्स बनाइए, इतना टाइम है आपके एग्ज़ाम में अभी,
सो फोर्थ वन, क्लियर, आइसोबारिक कंडीशन, क्लियर, आइसोबारिक कंडीशन। एंड जो जेन्युइन चीज़ें होती हैं उसका मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ, क्लियर। नाउ देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में हमारे पास क्या था, आइसोबारिक में बेसिकली जो डेल क्यू होता है इट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्लियर। यानी कि जो बेसिकली इक्वेशन हमारे पास है किसकी, फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स की, वो किसके आधार पे है, वो आइसोबारिक कंडीशन के आधार पे आप मान सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो पीवी डायग्राम है इसमें वो कुछ इस हिसाब से हमारा बन रहा है। एंड इसमें डेल क्यू हमारे पास होता है डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्लियर। सो आप ये सब चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। एंड शॉर्ट नोट्स देखिए आप कैसे बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स देखिए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। हमने देखा था पहले ही, हमने यहाँ पे देखा था आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले आपने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, हो गया एक, फिर आपने इनकी पीवी डायग्राम बनाई, फिर तीसरा आप यहाँ पे इनका स्लोप, इनके स्लोप के बारे में लिख सकते हो अलग से, फिर चौथा अगेन आप इनके वर्क डन के बारे में यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, यानी कि आइसोबारिक में इतना, आइसोकोरिक में ऐसा, आइसो इसमें इतना इतना, फिर पांचवा आप अलग से क्या लिख सकते हो, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन इनकी अलग 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 अलग, ऐसे आपके पास एक कंबाइन पैकेज बनेगा, एक ही जगह आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते हो एंड ऐसे आप एग्जामिनर के साथ खेलते हो, क्लियर। एंड ऐसे आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते हो एंड ताकि आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो जाए, एक ही जगह आपको सभी चीज़ें मिलें। सो ऐसे अपने शॉर्ट नोट्स को बनाना, क्लियर, क्लू दिया है यहाँ पे मैंने आपको। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे साइन कन्वेंशंस की रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ, क्लियर, रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ। नाउ देखिए अगर मेरे पास है यहाँ पे कोई सिस्टम, ये मेरे पास है सिस्टम कोई, क्लियर, ये मेरे पास है सिस्टम कोई। अब देखिए अब अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, क्लियर, मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, मैं एरो ऐसे शो करूँगा, क्लियर, यानी कि मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, यानी कि हीट गिवन टू द सिस्टम। अगर हम बोलें हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हमें डेल क्यू पॉजिटिव लेना होगा, क्लियर, हमें डेल क्यू पॉजिटिव लेना होगा, क्लियर, या फिर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अब अगर सिस्टम वहीं से हीट देगा, क्लियर, यानी कि रिजेक्ट करेगा हीट को, सिस्टम वहीं से हीट देगा, सो उस कंडीशन में मैं बोलूँगा जो डेल्टा क्यू होगा वो मेरे पास क्या होगा, डेल्टा क्यू को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। ये कन्वेंशन है, क्लियर, जो कि आप न्यूमेरिकल्स में यूज करते हो। सो हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम या गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। अच्छा, तीसरा चौथा पांचवा छठा इज सिंपली इजी। अच्छा नेक्स्ट इज अगेन देखिए वर्क डन के केस में, वर्क डन के केस में वर्क डन बाय द सिस्टम, क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम। एरो जो बाहर निकल रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम क्या कर रहा है, एरो जो अंदर जा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि हम सिस्टम के ऊपर क्या कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं सो इट इज नेगेटिव, क्लियर। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, क्लियर, वर्क डन बाय द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, क्लियर। तीसरा यहाँ पे सिंपली अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हो जाए सो आप इसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे, अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज हो जाए इसको आप नेगेटिव कंसिडर करोगे। ये आपके पास हैं कुछ कन्वेंशन यहाँ पे, सिंपली आप इनको न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हो एंड आपसे सिंपल न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं लाइक दिस। देखिए कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन लेट, यहाँ से ऐसे आपसे पूछा जाएगा 100 जूल, क्लियर, 100 जूल ऑफ वर्क, वेट ए सेकंड, पहले इसको मैं ऐसे रखूँगा, यहाँ पे स्लाइड ऐड करूँगा, फिर क्वेश्चन देखिए 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, यानी कि आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, क्लियर। अच्छा कामा इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बाय यहाँ पे 70 जूल, क्लियर, इज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाय 70 जूल, क्लियर। आपको सिंपली क्या निकालना होगा, आपको मैं बोलूँगा यहाँ पे चेंज इन हीट या फिर कितनी हीट है यहाँ पे, क्लियर, कितनी हीट है यहाँ पे। सो हम आपको बस क्या करना होगा, आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा। 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, वर्क डन ऑन ए सिस्टम,
हीट, अच्छा यहाँ पे देखिए वर्क डन ऑन ए सिस्टम, क्लियर, वर्क डन ऑन ए सिस्टम, ऑन मतलब एरो अंदर जा रहा है, क्लियर। सो वर्क डन ऑन ए सिस्टम आप कर रहे हो, देयरफॉर आप बोलोगे डेल्टा डब्ल्यू, यहाँ पे नेगेटिव कितना, नेगेटिव 100 जूल। अच्छा इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, डेल यू अगर इंक्रीज हो रहा है सो पॉजिटिव 70, अब इजीली आप निकाल पाओगे किसको, डेल क्यू को। सो आपके पास इक्वेशन है फर्स्ट लॉ की, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, इजीली आप यहाँ पे साइंस को यूज़ कर सकते हो, दिस इज प्लस 70, दिस इज, फिर आप लिखोगे यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखोगे -100, यहाँ पे आपका वैल्यू निकल के आएगा 70 - 100, क्लियर, 70 - 100 दैट इज -30 जूल्स, क्लियर, समझ में आया होगा, क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी टाइप से एक और क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, अगर लैंग्वेज चेंज होगी इस बार, इफ, क्लियर, इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ए सिस्टम, डन बाय ए सिस्टम, लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज को, अदरवाइज यहाँ से साइन कन्वेंशन के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्लियर। इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय ए सिस्टम, अच्छा इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी यू मैं लिखूंगा बाय, क्लियर, इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी यू बाय 70 जूल्स, आप बोलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट, देयरफॉर आप देख रहे हो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, इंटरनल एनर्जी फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है, अगर डेल यू इंक्रीज हो रहा है सो यहाँ पे +70 आप लिखोगे, क्लियर, +70 आप लिखोगे। एंड अगर वर्क डन बाय ए सिस्टम, वर्क डन बाय ए सिस्टम है, सो देखिए वर्क डन बाय ए सिस्टम आपका क्या होगा, वर्क डन बाय ए सिस्टम यहाँ पे पॉजिटिव होगा। एंड अगर यहाँ पे लिखा है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, सो वर्क डन बाय ए सिस्टम, सो डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा, क्लियर। अगर यहाँ पे लिखता है इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे माइनस, समझ में आया होगा। बस ये कन्वेंशन आपको यूज करने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड में। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम हीट इंजन की, क्लियर, हीट इंजन की। देखिए अगर मैं हीट इंजन की बात करूं, क्लियर, अगर मैं यहाँ पे हीट इंजन की बेसिकली बात करूं, हीट इंजन हमारे पास क्या होता है, सिंपली एक डिवाइस जो कि किसको कन्वर्ट करें, हीट को कंटिन्यूअसली वर्क में कन्वर्ट करें थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं हीट इंजन। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं, क्लियर, हीट इंजन बोलते हैं, क्लियर, ऐसी डिवाइस को हम हीट इंजन बोलते हैं, क्लियर। अच्छा बेसिकली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक हॉट रिजर्वायर जिसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स यहाँ पे, क्लियर, एक हॉट रिजर्वायर, क्लियर, जिसका टेम्परेचर हमारे पास होता है T1, क्लियर, हॉट रिजर्वायर। अच्छा फिर हमारे पास यहाँ पे वर्किंग सबस्टांस जो आपको मिड में दिख रही है, क्लियर, एक वर्किंग सबस्टांस, क्लियर। फिर हमारे पास होता है एक कोल्ड रिजर्वायर जिसको हम सिंक बोलते हैं, क्लियर, एंड इसका टेम्परेचर जो हमारे पास होता है T2, क्लियर, T2। एंड फिर आप यहाँ पे याद रखोगे, नोट करके आप रखोगे हमेशा जो T1 होगा हमारे पास दैट विल बी ग्रेटर देन T2, यानी कि जो सोर्स हमारे पास होगा, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि वो हमारे पास है हॉट रिजर्वायर, एंड जो सिंक हमारे पास है दैट इज कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर T2 एंड टेम्परेचर T2 इज लेस देन T1 एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, क्लियर। अच्छा एंड हीट इंजन जो होता है हमारे पास, ऐसे आप लिखोगे हीट इंजन में, इट गोज, ऐसे लिखना, क्लियर, इट गोज, हीट इंजन जो होता है बेसिकली इट गोज फ्रॉम, क्लियर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, क्लियर, यानी कि ये हाई से लो के फॉर्म में वर्क करता है, क्लियर, इट गोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, कौन, हमारा हीट इंजन, क्लियर, हमारा हीट इंजन, क्लियर। सो यहाँ से आपने देखा सोर्स जो है, सोर्स हमारे पास हॉट रिजर्वायर, क्लियर, एंड ये हमारे पास वर्किंग सबस्टांस, क्लियर, ये हमारे पास वर्किंग सबस्टांस, एंड सिंक हमारा कोल्ड रिजर्वायर, क्लियर, सिंक हमारा कोल्ड रिजर्वायर। सिंपली आप एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो, जो कार हमारे पास होती है, कार में हमारे पास इंजन होता है, क्लियर, कार में हमारे पास इंजन होता है, क्लियर, एंड इंजन को आप क्या सप्लाई करते हो, फ्यूल वगैरह, क्लियर, इंजन को आप क्या सप्लाई करते हो, क्लियर, यानी कि इंजन आपका वर्किंग सबस्टांस, आपको यहाँ पे आप इसको यहाँ पे फ्यूल सप्लाई करते हो, मतलब आप यहाँ पे इसको पेट्रोल देते हो या फिर डीजल वगैरह देते हो। फिर यहाँ से क्या होती है, एक हमारी वर्क डन होती है, एक तो हमारी वर्क डन होती है, दूसरा यानी कि वर्क डन मतलब जो आपकी कार है, पहिए हैं, वो चल जाते हैं, क्लियर, वो चल जाते हैं, क्लियर, क्योंकि पिस्टन मूव करता है, क्लियर, बेसिकली पिस्टन का मूवमेंट होता है टायर्स के अंदर वगैरह में, क्लियर। एंड देन हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है वो रिजेक्ट हो जाती है इन दी फॉर्म ऑफ स्मोक हो गया, या फिर आप बोल सकते हो हीट के फॉर्म में बाहर आ सकती है, क्लियर। सो हीट इंजन इज नथिंग बट, आप समझ सकते हो, एक कार का इंजन यहाँ पे, क्लियर, एक कार का इंजन, क्लियर। सो एक कार का इंजन। सो
ये चीज़ आपको याद रखनी है हीट इंजन में, क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ देयरफॉर हीट इंजन में क्या है, एक सोर्स है, क्लियर, एक सोर्स है, क्लियर, जहाँ से हम क्या ले रहे हैं, हीट ले रहे हैं। सो हम बेसिकली जो वर्किंग सबस्टांस है इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, एंड इसमें हमारे पास जो वर्क डन हो रही है इट इज़ W अमाउंट, एंड कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो इन हीट है वो लूज हो रही है, क्लियर, या फिर लॉस उसका हो रहा है, क्लियर। एंड ये जो वर्क डन होता है बेसिकली ये मैकेनिकल वर्क होता है यहाँ पे, क्लियर। कौन सा वर्क होता है, मैकेनिकल वर्क होता है, क्लियर। यानी कि द इंजन टेक्स हीट Q1, यानी कि जो इंजन है हमारा वो हीट Q1 ले रहा है, दिस इज वर्किंग सबस्टांस, आप इसको इंजन मान सकते हो, क्लियर। इंजन जो है इट टेक्स हीट Q1 फ्रॉम सोर्स जो कि हायर टेम्परेचर पे है, एंड रिलीज कर रहा है हीट Q2, किसको दे रहा है, सिंक को दे रहा है जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, एंड डिलीवर्स वर्क W टू दी सराउंडिंग, एंड W वर्क किसको दे रहा है, यहाँ पे सराउंडिंग को दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एफिशिएंसी, आपको एफिशिएंसी निकालनी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। एफिशिएंसी इज डिनोटेड बाय नीटा, क्लियर, इतना आप लिखोगे हीट इंजन के ऊपर, फिर आप लिखोगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यू ऑल नो दैट हमेशा किसके बराबर होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। कोई भी एफिशिएंसी हो हमेशा याद रखिएगा, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी है दिस विल बी वर्क आउटपुट, क्लियर, वर्क आउटपुट, यानी कि आउटपुट आपको कितना मिल रहा है। बेसिकली आप पेट्रोल देते हो कार को, ये है कार आपकी, आप इसको पेट्रोल, इसमें इंजन होता है हमारे पास, इसमें इंजन, आप इसको पेट्रोल दे रहे हो, आप इसको डीजल दे रहे हो, किसके लिए, घर में रखने के लिए, क्लियर, या फिर इसको भूख लग रही है, नहीं, इसको रन कराने के लिए, वर्क डन कराने के लिए, ताकि इसका इंजन वर्क करे, क्लियर, एंड कार रन करे, क्लियर। सो हमारे पास जो एफिशिएंसी इट इज वर्क आउटपुट अपॉन, आप क्या दे रहे हो, आप हीट इनपुट दे रहे हो, क्लियर, आप हीट इनपुट दे रहे हो, क्लियर। सो दिस इज बेसिकली वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन W हो रहा है, एंड आप कितनी हीट इनपुट दे रहे हो, आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट इनपुट दे रहे हो, क्लियर। डायग्राम को अच्छे से यहाँ पे बनाना, देखिए डायग्राम को अच्छे से यहाँ पे बनाना, आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो इंजन को, एंड ये कितनी वर्क आपको दे रहा है, W अमाउंट, क्लियर, एंड रिजेक्ट कितनी हो रही है, Q2, क्लियर, रिजेक्ट कितनी हो रही है, इनके कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है Q2 के फॉर्म में, क्लियर, Q2 के फॉर्म में। सो एफिशिएंसी हमारे पास होगी किसके बराबर, W अपॉन Q1 के बराबर, फिलहाल इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1, क्लियर, इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1। बट यू नो दैट आप क्या दे रहे हो, Q1, क्लियर, देखिए आप Q1 दे रहे हो, क्लियर, इंजन को Q1 दे रहे हो, इसमें कुछ अमाउंट आपका लॉस भी हो रहा है Q2, एंड बाकी रेस्ट वर्क डन में खर्च हो रहा है। सो मैं बोल सकता हूँ Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, क्लियर, Q1 जो हमारा है इट इज इक्वल टू W प्लस Q2, और अगर आप यहाँ से W निकालोगे आपका W किसके बराबर होगा, Q2 को इधर लेके आइए, दिस विल बी Q1 माइनस Q2, इसको पुट करिए इक्वेशन 1 में, देयरफॉर आप लिखोगे फ्रॉम वन जो एफिशिएंसी होगी दैट इज W अपॉन Q1। सो W की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे Q1 माइनस Q2 अपॉन में Q1, क्लियर, ये आपकी एफिशिएंसी होगी। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे भी Q1 यहाँ पे भी Q1, सो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इसको, एंड ये हमारे पास होती है इक्वेशन। एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्योंकि Q1 अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये अगेन ये वापस बनेगा, दिस विल बी Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, क्लियर। या फिर एक और फॉर्म है इसके लिए हमारे पास इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर आप लिख सकते हो एफिशिएंसी जो हमारे पास होती है इट इज़ 1 माइनस T2 अपॉन T1, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमारे पास होती है इक्वेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो पहले हीट इंजन के बारे में थ्योरी आप लिखोगे, फिर एफिशिएंसी यहाँ से हमने निकाली, पहले आउटपुट अपॉन इनपुट, फिर एफिशिएंसी होता है वर्क डन अपॉन इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, यानी कि एफिशिएंसी W अपॉन Q1, फिर Q1 हमारे पास इतना W प्लस Q2, फिर W Q1 माइनस Q2, एफिशिएंसी W अपॉन Q1, एफिशिएंसी बनी हमारी फाइनली ये, और ये इक्वेशन दोनों में से आप कोई भी याद रख सकते हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अभी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, क्लियर, आगे बढ़ेंगे, लास्ट पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। अब रेफ्रिजरेटर जो होता है इट इज़ बेसिकली हीट इंजन जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करे, क्लियर। रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है वो हीट इंजन की ही तरह होता है बट रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करता है, क्लियर। अगर मैं रेफ्रिजरेशन की बात करूँ, रेफ्रिजरेशन हमारे पास सिंपली होती है प्रोसेस इन विच हीट इज रिजेक्टेड एंड लो टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। देखिए रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका AC हो गया, आप वहाँ पे क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि लो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्लियर, लो टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहे, मेंटेन रहे, क्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल आपको
आपको गर्मी लग रही है, आपने क्या किया, एसी ओपन किया, क्लियर, एसी ओपन किया, सो वहाँ से क्या होगी, जो हीट होगी बेसिकली वो रिजेक्ट होगी बाहर, क्लियर, यानी कि बाहर रिजेक्ट होगी, एंड अंदर रूम में क्या रहता है, कोल्डनेस रहती है, क्लियर, रूम में क्या रहती है, कोल्डनेस रहती है, क्लियर, रूम में क्या रहती है, कोल्डनेस रहती है, क्लियर, एंड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो हीट होती है, क्लियर, हीट को हम सिंक से लेते हैं जो कि एट लो टेम्परेचर होता है हमारे पास, दिस इज एट लो टेम्परेचर T2, क्लियर, लो टेम्परेचर T2, एंड यहाँ से हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन भी हमें करना होता है, क्लियर, एक्स्ट्रा वर्क डन भी करना होता है हमको यहाँ पे, क्लियर, ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, क्लियर, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो जाए, एंड बेसिकली लो टेम्परेचर मेंटेन रहे, क्लियर, लो टेम्परेचर हमारे पास मेंटेन रहे, सो ये है बेसिकली हमारे पास रेफ्रिजरेटर, क्लियर। अब रेफ्रिजरेटर में हम एफिशिएंसी को नहीं निकालते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकालते हैं, क्लियर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय बीटा। अब देखिए जो बीटा हमारे पास होता है, इट इज़ बेसिकली, देखिए एफिशिएंसी चाहे कोफिशिएंट हो या फिर एफिशिएंसी हो, हमारे पास आउटपुट अपॉन इनपुट, सो आउटपुट हमें क्या निकालना है, हीट को बाहर निकालना है, हीट रिमूव्ड, दिस इज आवर आउटपुट। हम क्या चाहते हैं, एसी में, रेफ्रिजरेटर में कोल्ड टेम्परेचर मेंटेन रहे, यानी कि हमें हीट को बाहर निकालना है, दिस इज आवर आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है, क्लियर, एंड इनपुट हमारा क्या है, वर्क डन, हम एक्सटर्नली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क डन लगा रहे हैं, क्लियर, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क डन लगा रहे हैं, सो हीट रिमूव्ड अपॉन वर्क डन, यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट, दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट, सो आप लिखोगे देयरफॉर B इज इक्वल टू हीट रिमूव्ड, क्लियर, कितनी यहाँ पे Q2 अमाउंट डिवाइड बाई बेसिकली W1, क्लियर, हीट रिमूव्ड कितनी, Q2 डिवाइड बाई यहाँ पे W, क्लियर। अच्छा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपका Q2 है वो Q2 ही रहेगा, एंड W आपने ऊपर भी देखा था, W किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2, चाहे हीट इंजन हो या फिर आपका रेफ्रिजरेटर हो, W Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा, दिस इज द इक्वेशन। बीटा हमारे पास होता है Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। अगर आप टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहो, आप लिखोगे T2 अपॉन T1 माइनस T2, इसको, क्लियर, ऐसे आप याद रखोगे, क्लियर, ऐसे आप याद रखोगे, दिस इज आउटपुट अपॉन इनपुट, क्लियर, आउटपुट अपॉन इनपुट, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली सिंपल भाषा में ये बोलता है, नो हीट इंजन कैन हैव एफिशिएंसी इक्वल टू 1 और नो रेफ्रिजरेटर कैन हैव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन्फिनिटी, यानी कि कभी भी हमारी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, यानी कि फॉर एग्जांपल हम डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, सारी हीट वर्क में, यानी कि सारा जो हम इनपुट दे रहे हैं सारा आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ, यानी कि सारी एफिशिएंसी, यानी कि एफिशिएंटली आपकी सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो लॉस भी होगा यहाँ से, क्लियर, ये है इसका सिंपल भाषा में मतलब। नाउ इसकी दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, वन इज कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, दूसरा हमारे पास कैल्सियस स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये बेसिकली किसके बारे में बात करता है, ये हीट इंजन के बारे में बात करता है, क्लियर, एंड जो कैल्सियस स्टेटमेंट होती है ये बेसिकली रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा है, क्लियर। नाउ देखिए ये बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग अ पार्ट ऑफ हीट to the cold body, clear, यानी कि it is impossible to derive a continuous supply of work without rejecting a part of heat to the cold body। मतलब आप देख रहे थे आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पे सोर्स था, क्लियर, देखिए आपके पास सोर्स था, यहाँ से आप हीट ले रहे थे, क्लियर, यहाँ से आप हीट ले रहे थे, एंड ये आपका इंजन था, क्लियर, ये आपका इंजन था, क्लियर, ये आपका इंजन था, यहाँ से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा था, क्लियर, ये यहाँ से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा था, एंड ये जो प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रही है, अगर हीट लॉस नहीं होती तब ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता, क्लियर। कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ से सिंक को हम कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, Q2 अमाउंट, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट इनपुट जो हम दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है यहाँ पे, ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, समझ में आया होगा, क्लियर। सो इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क विदाउट रिजेक्टिंग अ पार्ट ऑफ हीट टू द कोल्ड बॉडी, यानी कि जब तक हम कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट ना करें, यानी कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिंक को ना दें, तब तक कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी, क्लियर। Therefore, efficiency of heat engine can never be, दूसरी स्टेटमेंट, एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या, यानी कि Q1 will never be equal to W, यानी कि Q1 और W बराबर नहीं हो सकते, यानी कि 100 will never be equal to 100 यहाँ पे, क्लियर, क्योंकि इसमें जो Q1 आप दे रहे हो ये स्प्लिट हो रहा है W और Q2 में, क्लियर, ये खाली W में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
नेक्स्ट कैलिशस स्टेटमेंट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट परफॉर्मिंग सम वर्क। यू ऑल नो दैट हमारे पास जो थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह होता है, अगर हमारे पास एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे होती है, दूसरी बॉडी लोअर टेम्परेचर पे, लेट दिस इज T1, दिस इज T2 एंड T1 मेरे पास है ग्रेटर देन T2, सो यू ऑल नो दैट नेचुरली जब ये बॉडीज कॉन्टैक्ट में आएंगी, क्लियर, हीट क्या फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, क्लियर, या हाई टेम्परेट बॉडी टू लो टेम्परेट बॉडी, क्लियर। हीट कभी भी, यानी दिस इज नेचुरल प्रोसेस, क्लियर, जब भी दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आती है हीट हमेशा हॉटर बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो होती है। हीट कभी भी खुद से यहाँ पे कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी नहीं होगी, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कराना है, एंड दिस इज कैल्शियस स्टेटमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर, सिंपली देखिए इसको आप कैसे समझोगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब वो प्रोसेस इन विच यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपनी प्रोसेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर। यहाँ पे हम इसको रिट्रेस या फिर अपोजिट डायरेक्शन में वापस नहीं ला सकते हैं, किसको, इरिवर्सिबल प्रोसेस को, क्लियर। यहाँ पे हम समझते हैं फॉर एग्जांपल, क्लियर, यहाँ पे हम समझते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास देखिए, मेरे पास यहाँ पे कोई गैस भरा हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई गैस फ्लूइड है, यहाँ पे क्लियर, मेरे पास यहाँ पे कोई गैस फ्लूइड है, एंड ऊपर मेरे पास है यहाँ पे एक पिस्टन जो कि मूवेबल पिस्टन है, क्लियर, यहाँ पे मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है, क्लियर, दिस इज पिस्टन हियर, कैसे आप समझोगे इसको, दिस इज मूवेबल पिस्टन हियर, एंड इस पिस्टन के ऊपर मैं यहाँ पे कुछ वेट्स रख रहा हूँ, वेट W1, वेट W2 एंड वेट W3, क्लियर, वेट W3, एंड ये जो फ्लूइड यहाँ पे है, क्लियर, या फिर गैस यहाँ पे, ये यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर दे रहा होगा, किसको, यहाँ पे पिस्टन को, क्लियर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। नाउ अगर मैं इन वेट्स को लिफ्ट करूँ, क्लियर, अब अगर मैं इन वेट्स को लिफ्ट करूँ, नाउ मेरे पास दो तरीके हैं इन वेट्स को लिफ्ट करना, क्लियर, यानी कि एक है इन सिंगल गो, यानी कि एक ही झटके में तीनों जो वेट्स हैं इनको मैं लिफ्ट करूं, क्लियर, इन तीनों को मैं लिफ्ट करूं। दूसरा मेरे पास है 1 by 1, यानी कि एक एक करके इन वेट्स को मैं लिफ्ट करूंगा, क्लियर, पहले W1 फिर W2 फिर W3। होगा क्या, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, अगेन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, क्लियर, अगेन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही बनाऊंगा, देखिए होगा क्या, जो प्रेशर यहाँ पे लग रहा है फ्लूइड का पिस्टन के ऊपर, सो होगा क्या, अगर ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन, क्लियर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ पिस्टन, जैसे ही एट ए टाइम तीनों वेट्स को मैं लिफ्ट करूंगा, जो पिस्टन है ये ऊपर की ओर जाएगा, लेट पिस्टन यहाँ पे फाइनली आएगा, क्लियर, पिस्टन यहाँ पे फाइनली आएगा। नाउ इस कंडीशन में जब एक एक करके मैं वेट्स को लिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास था पिस्टन इनिशियली, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मैंने W1 को यहाँ से उठाया, क्लियर, यहाँ पे क्या रहा W2 और W3 वेट, क्लियर, मैंने W1 को उठाया, सो पिस्टन थोड़ा ऊपर जाएगा, क्लियर, यहाँ पे, क्लियर, पिस्टन यहाँ पे जाएगा, इसको मैं बोलूँगा 1 फिर मैंने W2 को उठाया, पिस्टन यहाँ पे जाएगा, इसको मैं बोलूँगा 2 फिर जब W3 को उठाऊंगा पिस्टन फाइनली मेरे पास यहाँ पे आएगा, दिस विल बी फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन, क्लियर, ये मेरे पास होगी फाइनल पोजीशन ऑफ पिस्टन जब मैं एक एक करके उठाऊंगा। सो देखिए बेसिकली ये जो प्रोसेस मेरे पास है, क्लियर, दिस इज इरिवर्सिबल, क्लियर, इरिवर्सिबल, एंड ये जो मेरे पास है दिस इज रिवर्सिबल क्यों, देखिए ये रिवर्सिबल क्यों है, देखिए पहले मेरे पास इनिशियली पिस्टन यहाँ पे था, मैंने एक ही वेट उठाया W1, सो मेरे पास पिस्टन यहाँ पे आ गया, लेवल 1 पे आ गया, सो अगर मैं वापस से W1 लाता, सो अगेन ये मेरे पास इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता। सो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल, एंड बेसिकली ऐसे ही हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली डिफाइन होती है। एंड यहाँ पे देखिए आपने एट ए टाइम तीनों वेट्स को सिंगल गो में उठाया, सो पिस्टन ने सीधे इनिशियल टू फाइनल पोजीशन मूव किया, अब ये खुद से वापस नहीं आ सकता, यहाँ पे ये वापस आ सकता था, क्लियर। सो ये हमारे पास होती है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल सिंपली जहाँ पे आप प्रोसेस को रिट्रेस कर सकते हो इन अपोजिट डायरेक्शन, इरिवर्सिबल में आप प्रोसेस को रिट्रेस नहीं कर सकते। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे पास होती हैं दे आर इरिवर्सिबल, क्लियर। एग्जाम्पल हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैस या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये हमारे पास होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर। एंड यहाँ पे मैंने पिस्टन को एक्सप्लेन किया, ये हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट यहाँ पे
लास्ट पे कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन हमारे पास क्या होता है, इट इज़ आइडियल हीट इंजन बेस्ड ऑन कार्नोट्स रिवर्सिबल प्रोसेस, क्लियर। एंड ये जो वर्किंग होती है 4 स्टेप्स में डिफाइन होती है, बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना था बट इतना टाइम यहाँ पे नहीं है, एंड साथ ही में इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आप ग्राफिकली आप याद रख सकते हो इसको, क्लियर। ये हमारे पास पीवी, सो बेसिकली एक इसमें क्या होता है हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्लियर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ऐसे हमारे पास होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्लियर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्लियर। एंड यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, क्लियर, हीट एब्जॉर्ब होती है। अच्छा देन ऐसे हमारे पास होता है देन एडिएबैटिक एक्सपेंशन, क्लियर, एडिएबैटिक एक्सपेंशन। फिर वापस से हमारे पास क्या होती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फिर हमारे पास वापस से क्या होती है, वापस से हमारे पास एडिएबैटिक कंप्रेशन होती है, क्लियर, एडिएबैटिक। सो ऐसे आप याद रखोगे, क्लियर, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडिएबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडिएबैटिक कंप्रेशन। ये 4 प्रोसेस ओकर करती हैं या फिर ऐसे वर्क करता है कार्नोट इंजन। इसको एक्सप्लेन करना था बट यहाँ पे टाइम नहीं है, ना ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, इसलिए छोड़िए। नेक्स्ट अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ, अगेन जो एफिशिएंसी हमारे पास होती है कार्नोट इंजन की, इट इज़ 1 - T2/T1, और आप इसको ले सकते हो, एफिशिएंसी हमारे पास होती है 1 - Q2/Q1, क्लियर, 1 - Q2/Q1। नाउ कार्नोट थ्योरम की अगर मैं बात करूँ, ये सिंपली क्या बोलता है, नो इंजन वर्किंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर कैन हैव एफिशिएंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन दी सेम 2 टेम्परेचर, यानी कि जितनी, क्योंकि ये एक आइडियल इंजन हमारे पास है, क्लियर। ये बोल रहा है जितने भी इंजन हमारे पास हैं जो कि सेम टेम्परेचर के T1 एंड T2 पे अगर नंबर ऑफ टेम्परेचर हमारे पास वर्क करते हैं, जो कार्नोट इंजन होगा इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी, क्लियर। अच्छा साथ ही में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सबस्टांस, यानी कि जो वर्किंग सबस्टांस हमारे पास है, क्लियर, जो हमारे पास वर्किंग सबस्टांस थी इसके नेचर के ऊपर ये वर्क नहीं करता है कार्नोट इंजन, क्लियर। सो ये सब चीज़ें आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि हम देखेंगे, 3 न्यूमेरिकल हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं क्योंकि ये सिंपल है, देखिए, एंड ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 3 मार्क का, क्लियर, जेके बॉक्स में, क्लियर, ये क्वेश्चन। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटेड बिटवीन, एंड जिन भी टॉपिक्स के ऊपर मैं न्यूमेरिकल्स आपको दिखा रहा हूँ 11th में, बस आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल हीट इंजन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए। वर्क में आपको मैंने दिखाया था, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको रोटेशनल मोशन में जो टॉपिक बोले थे इनमें न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, आप उन्हीं पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाइए। द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन ऑपरेटेड बिटवीन 127 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज, एंड हमेशा याद रखिएगा जो एफिशिएंसी वाली इक्वेशन है, क्लियर, जो एफिशिएंसी जितनी भी एफिशिएंसी वाली इक्वेशन हमने देखी, जितनी भी एफिशिएंसी वाली इक्वेशन हमने देखी, इनमें हमेशा आप T1 और T2 को केल्विन्स में लोगे, क्लियर, केल्विन में हमेशा इनको आप नापोगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। नाउ देखिए आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है T1 कितना 127 डिग्री सेल्सियस, करिए केल्विन्स में कन्वर्ट, क्लियर। जब आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे सो आपको क्या करना होगा 273 इसमें ऐड करना होगा, सो इट इज़ 127 + 273, T2 हमारा कितना 27 डिग्री सेल्सियस, सो ये कितना बनेगा 27 + 273, क्लियर, क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाई थी स्केल, क्लियर, टेम्परेचर स्केल 4 डिफरेंट स्केल्स मैंने आपको दिखाई थी। सो 127 + 273 जब आप करोगे सो ये बनेगा 400 केल्विन, 273 + 73 कितना बनेगा 300 केल्विन। एफिशिएंसी की इक्वेशन निकालिए, एफिशिएंसी की इक्वेशन 1 - T2/T1, सो आप इजीली लिखोगे, एंड याद रखिएगा T1 इज ग्रेटर देन T2, सो आपके पास क्या है 1 - T2 कितना, T2 आपका देखिए 300 केल्विन एंड T1 कितना 400, सो 300 400 ये बनेगा 400 इधर जाएगा, दिस विल बी 400 - 300 अपॉन में 400, ये कितना निकल के आएगा 400 - 300 कितना होता है 100, 100 अपॉन 400, दिस इज 1/4, एंड 1/4 कितना होता है 1/4 होता है 0.25। ये आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो, एंड एफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में नापी जाती है, सो 0.25, सो 100 मल्टीप्लाई करिए इसको, सो एफिशिएंसी विल बी 25%। एफिशिएंसी हमारी कितनी होगी यहाँ पे 25%। समझ में आया होगा, वेरी सिंपल एंड इजी न्यूमेरिकल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन सोर्स टेम्परेचर T, सोर्स का टेम्परेचर देखिए आपके पास होता था सोर्स, फिर वर्किंग सबस्टांस, फिर यहाँ पे आपके पास सिंक होता था। सोर्स का टेम्परेचर T1 होता था, सिंक का टेम्परेचर T2, क्लियर। नाउ अभी आपको क्या बोल रहा है, गिवन आप लिखिए टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यानी कि T1 कितना दिया है = T,
सोर्स टेम्परेचर T। अच्छा, सिंक टेम्परेचर T2 जो आपको दिया गया है इट इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। करिए केल्विन इसमें कन्वर्ट। क्लियर, 27, सो इसमें आप 273 जब ऐड करोगे ये कितना बनेगा 300 केल्विन। एंड इस बार एफिशिएंसी आपको वहीं से दी है। एफिशिएंसी कितनी, एफिशिएंसी इज 25%, या फिर आप इसको 0.25 या फिर आप इसको 25/100 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। द सोर्स टेम्परेचर इज, हमें क्या निकालना है, सोर्स का टेम्परेचर कितना हमारे पास है, सोर्स का टेम्परेचर हमारे पास कितना है। सो इक्वेशन लगाइए, एफिशिएंसी होती है 1 - T2/T1। सो एफिशिएंसी कितनी दी है 25%, इसको मैं लिख सकता हूँ 25/100। 1 - T2, T2 कितना दिया है, T2 इज 300 केल्विन एंड T1 कितना दिया है T के बराबर, जो कि हमें निकालना है यहाँ पे। क्लियर, देखिए T1 कितना T के बराबर जो हमें निकालना है। सो दिस विल बिकम T - 300, इस T को ऊपर ले जाइए एंड दिस विल बी 25/100 इंटू T। सो 25/100 दिस विल बी 25 1 दिस विल बी 4। सो दिस विल बी T/4। समझ में आ रहा होगा यहाँ से T - 300। क्लियर, T - 300। सो 4 को इधर ले जाइए, दिस विल बी 4T - 300 इंटू 4 कितना हो गया 1200। क्लियर, ये 4 इधर गया एंड इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ। लेट मी चेंज दी कलर, समझ में आए आपको। क्लियर, सो ये इधर गया, दिस इज T कितना बना, T हमारा 4T - 12 बना। एंड जब आप -12 को इधर ले जाओगे, सॉरी यार 1200 बनेगा क्योंकि दिस इज 300। सो जब आप 1200 नेगेटिव है इसको इधर ले जाओगे, सो आपके पास क्या बनेगा 4T। अच्छा, ये T उधर जाएगा, दिस विल बी 4T - T, दिस विल बी इक्वल टू 1200। क्लियर, समझ में आया होगा। क्लियर, -1200 को इधर लिया, इस T को इधर लिया। क्लियर, सो 4T - T कितना 3T, दिस विल बी इक्वल टू 1200 एंड T आपका कितना होगा 1200/3। सो वो होता है 400 केल्विन। सो 400 केल्विन आपने निकाला किसका टेम्परेचर, सोर्स का टेम्परेचर। समझ में आया होगा। क्लियर, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन रहा, ये यहाँ से गिवन डेटा रहा, फिर एफिशिएंसी इक्वेशन लगाई, फिर यहाँ से आपका आंसर आया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ए कार्नोट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरीज ऑफ हीट। अब आपको हीट किस में दी है, कैलोरीज में, ना कि जूल्स में। क्लियर, कैलोरीज में। हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 6 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स इट टू अ सिंक। क्लियर, एट 27 डिग्री सेल्सियस फाइंड दी वर्क डन बाय द इंजन। क्लियर, फाइंड दी वर्क डन बाय द इंजन। देखिए आपको क्या गिवन है, अगर आप देखोगे T1 आपको गिवन है, कितना गिवन है 6 to 7। देखिए जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हाइयर टेम्परेचर होगा, वो हमारे सोर्स का होगा। यानी कि अ कार्नोट इंजन टेक्स 3 × 10⁶ कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम ए कार रिजर्वायर एट 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। ये आपका सोर्स रहा। यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट एंड कितना आपको बोल रहा है 3 × 10⁶। क्लियर, 3 × 10⁶। फिर यहाँ से ये, फिर यहाँ से अच्छा इसका टेम्परेचर कितना, इसका टेम्परेचर आपको दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 27 किसका, सिंक का। सो T2 आपको कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, 27 डिग्री सेल्सियस। सो पहले आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे इनका। सो इसको मैं रब करता हूँ, करिए कन्वर्जन। T1 हमारा कितना बनेगा 6 to 7 में 273 ऐड करिए। 273 जब आप इसमें ऐड करोगे आप इसको लिखोगे 900 केल्विन। 27 में 273 जब आप ऐड करोगे ये बनेगा 300 केल्विन। क्लियर, सो 273 यहाँ पे ऐड 273 ताकि केल्विन इसमें कन्वर्ट हो जाए। सो किया आपने T1 एंड T2 को। एंड साथ ही में Q1 जो आपको गिवन है, क्लियर, Q1 जो आपको गिवन है वो कितना आपको गिवन है 3 × 10⁶ कैलोरीज। 3 × 10⁶ कैलोरीज। हम लास्ट में इसको जूल में या फिर अभी भी जूल में कन्वर्ट में कर सकते हैं, जूल में। क्लियर, नाउ देखिए आपको क्या बोल रहा है, फाइंड दी वर्क डन बाय द इंजन। क्लियर, फाइंड दी वर्क डन बाय द इंजन। क्लियर, नाउ देखिए कंडीशन आपके पास क्या है, डायग्राम आप अलग से बनाओगे। ये आपका सोर्स है। क्लियर, यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट जा रही है, वो आपको गिवन है। ये वर्किंग सबस्टांस है जो कि देखिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट किसको दे रही है, सिंक को दे रही है, जिसका टेम्परेचर T2 है, इसका T1 है एंड यहाँ से हमारी वर्क डन हो रही है। क्लियर, एंड वी नो दैट वर्क डन हमारे पास होती है Q1 - Q2। देखा था हमने, क्लियर, देखा था हमने वर्क डन कितना होगा, क्योंकि Q1 जो है बेसिकली वो W + Q2 है। देयरफॉर W जो है Q1 - Q2 के बराबर हमारे पास। ये इक्वेशन हमने देखी थी हीट इंजन में। क्लियर, ये इक्वेशन हमने देखी थी। नाउ देखिए मेरे पास क्या गिवन है, T1 गिवन है,
साथ ही में मेरे पास Q1 गिवन है, साथ ही में T2 मेरे पास गिवन है। क्लियर, साथ ही में T2 गिवन है। अगर मुझे किसी भी तरीके से क्या पता चल जाए, अगर मुझे किसी भी तरीके से Q2 पता चल जाए, क्या मैं इजीली W निकाल पाऊंगा? हाँ निकाल पाऊंगा। क्लियर, हाँ निकाल पाऊंगा। सो देखिए, वी नो दैट इस का स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए। सो Q1 हमें गिवन है, T1 गिवन है, T2 गिवन है। क्लियर, सो अगर मुझे Q2 पता चल जाए, नाउ देखिए कैसे निकालूंगा। यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, एंड साथ ही में आल्सो एफिशिएंसी होती है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। सो क्या मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकता हूँ? ये है एक इक्वेशन एफिशिएंसी की, ये दूसरी इक्वेशन इक्वेटिंग टू मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 किसके बराबर है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो 1 दोनों में कॉमन है एंड माइनस भी हटेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ Q2 अपॉन Q1 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1? ये मैं लिख सकता हूँ। क्लियर, सो क्योंकि ये जाएगा, ये इनके बीच कॉमन है। क्लियर, 1 और माइनस दोनों में कॉमन है। सो Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। करिए इस इक्वेशन का यूज़। सो Q2 आपको निकालना है, Q2 विल बी T2 अपॉन T1 इंटू यहाँ से Q1। देखिए Q2 निकल के आया, फिर इस इक्वेशन में डालेंगे। सो Q2 दिस विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1 इंटू Q1। सो T2 हमारा कितना? देखिए 300 केल्विन, 300 केल्विन। अच्छा ये कितना था, ये कितना था, ये कितना था? 900 केल्विन। क्लियर, 300 केल्विन एंड यहाँ से हमारा 900 केल्विन एंड Q1 को वैल्यू तो गिवन है, किस में? कैलोरीज में गिवन है। 3 इंटू समथिंग था, 3 इंटू कितना? 3 इंटू 10⁻6 कैलोरीज, 3 इंटू 10⁻6 कैलोरीज। यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर, यहाँ से आपका वैल्यू निकल के आएगा। देखिए दिस इज 0 0 कैंसल, 3 3 आर 9 एंड 9 ये गया, यहाँ पे खाली 10⁻6 बचा। क्लियर, 10⁻6 कैलोरीज ये बचा Q2। देयरफॉर आप बोलोगे भाई साहब जो W होता है दैट इज Q1 माइनस Q2। सो Q1 कितना था? Q1 कितना था? Q1 हमारे पास 1 मिनट 3 इंटू 10⁻6 माइनस Q2 अभी हमने निकाला 3 इंटू 6 यहाँ पे। क्लियर, 3 इंटू 6 यहाँ पे। क्लियर, 3 इंटू 6 यहाँ पे। सो ये इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 1 इंटू 10⁻6। क्लियर, सो 3 में आप जब 1 माइनस करोगे ये कितना बनेगा? 2 इंटू 10⁻6। बट ये निकला कैलोरीज। क्लियर, कैलोरीज। आप इसको किस में? जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका वर्क डन चाहे कैलोरीज में ऑप्शन पूछे या फिर जूल में। अगर जूल में पूछे सो 2 इंटू 10⁻6 कैलोरी को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 2, आंसर आपका जूल में आएगा। इनके 2 4 आर 8 एंड 2 2 आर 4, 8.4 इंटू 10⁻6 जूल आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा सकते आपके बोर्ड में, नीट में, किस में? कार्नोट इंजन में। क्लियर, बाकी वहाँ पे नीट में कम्बिनेशन भी पूछा जाता है, सीरीज पैरेलल, दैट इज़ वेरी इजी, बट इससे ज़्यादा टिपिकल लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो आपने लेक्चर को अच्छे से देखा होगा। बार बार आप मेंशन करते हो सर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए हैं मैंने बीच बीच में। जिन भी टॉपिक्स में मुझे लगता है न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर एक्सपेक्टेड है वही न्यूमेरिकल्स में कराता हूँ। क्लियर, सो न्यूमेरिकल्स आपके 8 to 15 मार्क्स आ सकते हैं। सो न्यूमेरिकल्स पे भी फोकस करिए। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, एंड साथ ही में जो वीडियो है इसको साथ ही में शेयर भी करते जाइए। सो थैंक यू ऑल।